तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे और उसे हम होस्ट भी करेंगे। तो जैसे मैंने ये वेबसाइट बनाई है जो अभी हमारी लोड हो रही है, तो ये पूरी वेबसाइट बनाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको हेलो वी आर कोड ब्रेकर्स। पूरी वेबसाइट हम बनाना देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक। इसके अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी वर्क करेंगे, जैसे वर्क्स, अबाउट मी, और इसको हम होस्ट करना भी देखेंगे और कॉन्टैक्ट भी बनाएंगे। कॉन्टैक्ट के अंदर जब हम कॉन्टैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं जैसे कि अपनी ईमेल आईडी लिखता हूँ और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट डाल दिया और मैसेज हो गया मेरा कॉन्टैक्ट मी। तो अब अगर मैं इसे सेंड करता हूँ तो ये हमारा सेंड हो गया और हमारे बता भी दिया कि वो शॉर्टली हमारे टच में आएंगे। ठीक है, तो पूरी साइट, वर्किंग साइट हम बनाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है। सबसे पहले हमें अब HTML का बेसिक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे HTML का यूज़ होगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट HTML के बिना बिल्कुल बेकार है, उसके बिना वेबसाइट ब्राउज़र देखेगा ही नहीं। इस वजह से HTML तो मस्ट है। तो HTML के अंदर ये कुछ होते हैं, हेड टैग्स होते हैं, बॉडी टैग्स होते हैं। इसके अंदर हमें लिंक करना होता है अपनी स्टाइल शीट को, जो हमारा CSS फाइल होती है, और जावास्क्रिप्ट को भी होता है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो नेसेसरी नहीं है, पर आपको HTML और CSS आना चाहिए अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं स्टाइल CSS के अंदर मैंने यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर दिया और H1 जो एलिमेंट है उसको हमने सेंटर में अलाइन कर दिया है। और स्क्रिप्ट डॉट JS के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, कंसोल में प्रिंट किया लॉग हेलो व्यूअर्स। तो अब अगर मैं इसको अगर ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो ये मेरा कुछ ब्राउज़र में पेज आ रहा है, आई एम अ वेब मास्टर, और पीछे बैकग्राउंड ग्रीन है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, सबसे पहले तो ये आई एम अ वेब मास्टर हो गया, H1 ये पूरा हमारा HTML का सोर्स कोड आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंसोल में जाते हैं तो जितना भी जावास्क्रिप्ट का फाइल का जो आउटपुट होता है वहाँ ये हमारा कंसोल में आता है। ठीक है, तो हेलो व्यूअर्स जो हमने console डॉट लॉग किया था वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज। सोर्सेज हमारा अभी लोकल ही है, तो ये आ गया इंडेक्स डॉट HTML, स्टाइल डॉट CSS। ये हो गया हमारा सोर्सेज। उसके बाद होता है नेटवर्क। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मेनली नेटवर्क के साथ ही डील करते हैं। सर्वर जो है पूरा नेटवर्क है। तो अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो इसने क्या किया, इन तीन एलिमेंट्स को गेट करके आया, मतलब कि इन तीन एलिमेंट्स को इसने रिट्रीव किया और उसके बाद उसने ब्राउज़र पे उसे शो कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स डॉट HTML, ये हो गया स्टाइल डॉट CSS, ये हो गया स्क्रिप्ट डॉट JS। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये रिट्रीव किया। तो इसलिए क्या कहते हैं, नेटवर्क के अंदर आता है कि हमने नेटवर्क से उसे रिट्रीव किया, फिर वो वेब ब्राउज़र में आया। तो ये सब हो गया हमारा बेसिक्स, हो गया कि कैसे हम नेटवर्क को देखते हैं। मैं पूरा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सर्वर ये सब बहुत बड़ा टॉपिक्स है। जब हम पाइथन में नेटवर्क को कवर करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सर्वर क्या होता है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर पहले से होता है HTTP डॉट सर्वर होता है एक, उसका हम यूज़ करके अपना सर्वर बना सकते हैं। इसमें जितने भी मेथड्स हैं आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लेना, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हो। पर यहाँ पे सबसे पहले नोटिस ही है, वार्निंग, कि HTTP सर्वर इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन, इट ओनली इम्प्लीमेंट्स बेसिक सिक्योरिटी चेक्स। मतलब कि क्या हुआ, अगर हम इस सर्वर का यूज़ करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी इतनी लो है कि ये मतलब हमारे वेबसाइट को हैंडल नहीं कर सकता। कोई भी हैकर हम इसको एक्सेस कर लेगा, कोई भी प्रोग्रामर भी हमारे डाटा को रिट्रीव कर लेगा इससे। ठीक है, तो ये HTTP डॉट सर्वर रिकमेंड नहीं करते। पर हाँ, इसी से जो फ्रेमवर्क्स बने हैं, जैसे कि इसकी मदद से जो फ्रेमवर्क्स बने हैं, जैसे कि फ्लास्क हो गया, ये फ्लास्क हो गया, ऐसे ही हमारा जांगो हो गया, तो ये सब क्या हुआ, उसकी मदद से बने हैं। तो इनके अंदर सिक्योरिटी चेक्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों को भी हम बारी बारी करके कवर करते हैं। तो HTTP डॉट सर्वर का यूज़ हम कर सकते हैं सर्वर के लिए। अब इससे पहले आता है कि सर्वर होता क्या है। तो सर्वर एक बेसिकली क्या होता है, गेटवे होता है, कि हमने कोई डाटा का उससे रिक्वेस्ट की और उसने हमें क्या किया, डाटा भेज दिया। तो ये जो हैंडल करता है ना ये सारा काम, और कहाँ से डाटा आ रहा है, तो ये सब क्या होता है, एक सर्वर करता है हैंडल। तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वर। और इसका पूरा थ्योरी डिटेल हम नेटवर्क्स के अंदर देखेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्लास्क। फ्लास्क क्या होता है, फ्लास्क एक अपना वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, जो कि किसने बनाया है, जिंजा के ऊपर टेम्पलेट, जिंजा टेम्पलेट इंजन पे है, और वर्क जो WSI टूल किट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारी टेम्पलेट इंजन है। और इसका अगर हमें बेसिक समझना है तो फिर से नेटवर्क में आएगा, क्योंकि थ्योरी में यहाँ पे बताने वाला, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो पूरा इसमें यूज़र गाइड डॉक्यूमेंटेशन हर डेवलपर यूज़ करता है, तो हम भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से यहाँ पे अवेलेबल है। और ऐसे ही जेंगो है। अब जेंगो क्या है, जेंगो जैसे कि अब फ्लास्क है। अब फ्लास्क क्या हुआ, एक छोटा किचन समझ लो। ठीक है, तो छोटा किचन क्या होता है, जैसे कि
छोटे किचन के अंदर क्या कर लिया, हमें सारी चीज़ें मिल तो गई, एचटीटीपी सर्वर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये किचन भी नहीं है, इसके अंदर तो हमें सब कुछ लाना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ के, फिर हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। पर फ्लास्क के अंदर क्या है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर हमें उसमें से यूज़ करना है। ऐसे ही अब जांगो क्या है, बड़ा किचन है। बड़ा किचन मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जेंगो के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे तो फ्लास्क कम से कम 10 गुना बड़ी तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो फ्लास्क का भी क्या है, हम फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे आपको भी वेब डेवलपमेंट का फील देना है पाइथन की मदद से, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे भी फ्लास्क यूज़ करेंगे, जो कि अभी बहुत बेसिक्स है और इसका हम यूज़ करेंगे अभी। एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि जेंगो से माइक्रो फ्रेमवर्क जो है वो फ्लास्क है, तो इसमें हम अभी फ्लास्क को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लास्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन में गए, तो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज हैं, वर्कज्विक, जिंजा, मार्क्स, ये सब जिन्होंने बनाई सब होने चाहिए डिपेंडेंसीज के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। मैं आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि इसके बिना यूज़ करना मतलब कि वो हो गया कि हमने मेन में सब कुछ इंस्टॉल किया, अब जब हमारा काम खत्म तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट एन इन्वायरमेंट, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है कैसे कैसे हमें इन्वायरमेंट बनाना है। तो अब हम इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना होगा, उस प्रोजेक्ट में जाना होगा, और उसके बाद पाइथन 3-m venv लिख के हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना होगा। विंडोज़ के अंदर हम पाइथन 3 की जगह पाई लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही करके, और पाइथन 2 में हमें चाहिए नहीं क्योंकि हम पाइथन 3 पढ़ रहे हैं, तो ये हम भी स्किप कर देंगे। उसके बाद एक्टिवेट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, बैश के अंदर मतलब शेल जो होता है लिनक्स इन सब का, और वैसे विंडोज़ के अंदर ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स हो गए। तो अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टर्मिनल बैश का, और उसके बाद यहाँ पे आ गया ये मेरा फ़ोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, मुझे इन्वायरमेंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा pip-m, ठीक है, 1 venv, और venv ही नाम है यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला venv है हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने पिप डाल दिया, यहाँ पे क्या आएगा, पाइथन आएगा। सॉरी, पिप में भी वैसे होता है, पर हम यहाँ पे भी पाइथन यूज़ करेंगे, पाइथन-m venv और फिर venv, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे एक नया फोल्डर आ गया, ये मतलब बन के आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर यूज़ कर रहा हूँ अभी, बैश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि बैश यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सोर्स लिखना पड़ता है एक्टिवेट के लिए, फिश यूज़ कर रहा हूँ तो डॉट लगाना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे जो हो गए, जो बेसिक है, CMD के अंदर हमें एक्टिवेट डॉट बैट तक जाना पड़ता है, ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया शेल। मैं अभी बैश यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सोर्स लगा करूँगा। आपको अगर देखना है तो मैं लिंक दे दूँगा, उससे जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स मैं लिखूँगा, venv के अंदर क्या है, मेरे स्क्रिप्ट्स है, और उसके अंदर मेरा क्या एक्टिवेट है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कमांड बैश के लिए, सोर्स venv स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट, ठीक है। जब मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि venv करके एक नया ऐसे करके आ गया। तो ये क्या बताता है कि मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा, जब ये मेरा हो जाएगा तो मेरे को फ्लास्क चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क से फ्लास्क को इंस्टॉल कर लूँगा। और फ्लास्क में जब इंस्टॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे वर्जन भी दे सकता हूँ, पर मुझे क्या चाहिए, लेटेस्ट वर्जन चाहिए, तो मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क भी यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या होगा, ये फ्लास्क अब डाउनलोड हो रहा है, ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस venv के अंदर इसकी फ़ोल्डर आ जाएंगी। अब ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे हमने फ्लास्क का इंस्टॉलेशन और वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना अच्छे से समझ लिया है। अगर मैं यहाँ पे फ्लास्क लिखता हूँ अब, तो मेरे पास क्या आएंगे, कुछ ऑप्शंस आएंगे कि मैं फ्लास्क के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब ये बताता है कि मेरा फ्लास्क क्या हो गया है, अपना इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हमें को जब हम कोड लिखेंगे तो इसको हम यूज़ करके रन भी कर सकते हैं। तो हमारा फ्लास्क क्या हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसके बाद जब हम फ्लास्क को देखेंगे, तो उसके बाद जब मैंने इंस्टॉल कर लिया वर्चुअल एनवायरनमेंट को, और उसके बाद फ्लास्क भी इंस्टॉल हो चुका है, तब हमें जब एप्लीकेशन बनाना है, मतलब हमें ऐप को रन करना है, तो ये हमें कॉपी करना है और इसे पेस्ट करना है। मैं इसका पूरा लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये रहा मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये मेरी कुछ फाइल्स हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपनी एक फ़ाइल बनानी है। तो VS कोड में आया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली अपनी, जिसको मैंने नेम दे दिया सर्वर डॉट पाई, ठीक है। तो ये सर्वर डॉट पाई आ गया है, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कह रहा है, जो हमने फ्लास्क को इंस्टॉल किया था उसमें से हमें क्या करना है, फ्लास्क को ही इंपोर्ट करना है। तो ये फ्लास्क जो है कैपिटल F है,
ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क। उसके बाद हमने क्या किया, एक ऐप करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, उस फ्लास्क का एक इंस्टेंस बनाया नेम के साथ। ठीक है, मतलब कि हमने उस ऐप को नेम के साथ प्रिंट किया। तो अगर मुझे देखना है कि नेम है क्या, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर दूंगा मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो अब मैंने इसे प्रिंट करके देखा, और ये अभी हम इसे थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं अब इसे रन करूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पाइथन सर्वर डॉट पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मतलब कि ये क्या हुआ, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, जब मैंने यहाँ पे सर्वर डॉट पाई को किया, उसके बाद मैंने जब यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को कॉल किया, तो नेम क्या है, इस फाइल का जो नेम है सर्वर डॉट पाई। ठीक है, और वही जब हमने उसे डायरेक्ट रन किया तो वो जो नेम है वही क्या हुआ, इसका मेन हो गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इसका प्रिंट क्या हुआ, मेन प्रिंट हुआ। अब इसके बाद हम इसके नीचे का कोड को समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये एट दी रेट जहाँ पे आ जाता है पाइथन के अंदर, वो क्या हो जाता है, एक डेकोरेटर हो जाता है। डेकोरेटर मतलब कि ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि बेसिकली ये जो ऐप इंस्टेंस है, इसको क्या करेगा, इसको रूट कर देगा अगर हमारे पास यूआरएल एड्रेस के अंदर लोकल होस्ट के बाद ये होगा तो। ठीक है, तो इस एड्रेस पे क्या करेगा, इस जो नीचे हमारा जो फंक्शन होगा, कहेगा कि अगर ये आया तो इस फंक्शन को कॉल कर लो, और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन 2 का है, तो यहाँ पे रिटर्न ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमने अभी किया है, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, हमारा हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। तो इसे हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद एक बार इसे हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन में ही पढ़ेंगे। तो इसके रन करने के लिए एक और बात कि हमें जब इसे सेव करते हैं हेलो डॉट पी वाई, तो ये जो क्या होगा, या हेलो डॉट पी वाई, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्वर डॉट पी वाई नाम से सेव किया। पर हमें फ्लाश डॉट पी वाई नहीं करना, क्योंकि क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, वो एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा, क्योंकि फ्लाश के अंदर भी एक ऐसी फाइल फ्लाश डॉट पी वाई है। तो ये वाला नेम हमें इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमें जो अब इसे रन करने का यहाँ पे मेथड बता रखा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो हमारा पाथ वेरिएबल है वो हमारे स्टोर कर देगा फ्लास्क ऐप के अंदर। तो ये हमने एक्सपोर्ट किया, तो फ्लास्क ऐप के अंदर हमारा वो पाथ उसका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फ्लास्क रन करेंगे तो ये जो है हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट। हमारी फ़ाइल का नाम क्या था, सर्वर डॉट पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ये करूँगा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसमें हम स्पेस को हटा देते हैं, क्योंकि जब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो स्पेस भी काउंट हो जाता है। तो इस वजह से अब करेंगे तो यहाँ ये अब एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी आपको ये भी पता चल गया कि स्पेस नहीं देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर हम जब इसको एक्सपोर्ट कर चुके हैं, उसके बाद हमें क्या करना हो, इसे रन करना हो, तो हम सिंपल लिखेंगे फ्लास्क रन। अब फ्लास्क रन लिखा तो हमें उस फाइल का नेम देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने फ्लास्क ऐप को जो हमने पहले ही दे दिया कि सर्वर डॉट पाई ही हमारा फ्लास्क ऐप है। ठीक है, तो अब जब हम इसे फ्लास्क रन करेंगे तो हमारे यहाँ पे सर्वर रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्विंग फ्लास्क ऐप सर्वर डॉट पाई। ठीक है, उसका जो हमारा पाई फाइल है वो हमारा सर्व कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद दिस इज वार्निंग आ रही है, दिस इज द डेवलपमेंट सर्वर, मतलब कि अभी हम इसे डेवलप करें, प्रोडक्शन के लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जब हम चेंज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो डीबग मोड भी अभी हमारा ऑफ है, वो हम देखते हैं क्या होता है डीबग मोड। उसके बाद ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पे रनिंग ऑन एच टी टी पी दिस। ठीक है, तो इसे अगर हम कॉपी कर लेंगे और अपने वेब ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो हमारा सर्वर रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये किया, तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमने सर्वर बना लिया। ये क्या है, एक लोकल एड्रेस नहीं है, मतलब कि होस्ट है। ये होस्ट के अंदर हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड ले आए, तो ये क्या हो गया, हमारा सर्वर बन चुका है फ्लास्क के अंदर। तो इतना आसान है हमें अपने फाइल प्रिंट करना। ठीक है, अब अगर मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करना, कुछ और करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। मैंने हेलो संकल्प लिखा और उसके बाद सेव किया इसे। और इसे अगर मैं अब दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो संकल्प नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरा क्या है, डीबग मोड ऑफ है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा यहाँ था, यहाँ पे कि अभी आपका डीबग मोड ऑफ है। तो इसको लाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसे ब्रेक करूँगा, कंट्रोल सी से मैंने ब्रेक किया। उसके बाद दोबारा से अगर मैं अभी इसे रन करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ इसी लोकल होस्ट को, तो यहाँ पे हेलो संकल्प आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये किया तो क्या हुआ, सेव किया, उसके बाद फिर उसे रिटर्न किया, तब जाके ये होता है हमारा, आता है। तो इसको हमें ना लाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में ही होगा इसका भी। जैसे कि हमने यहाँ पे सेट फ्लास्क ऐप हो गया, तो ये पूरा विंडोज़ के इन्वायरमेंट में हो गया, पावर सेल में हो गया।
तो ऐसे करके जितने भी होते हैं सब में आपको दिख जाएगा, सबका अलग अलग होता है, जो आप शेल यूज़ करोगे सब में सबका इसमें दिख जाएगा। और मैं अभी बेसिक लेके चल रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद हम क्या है, डीबग ऐप मोड में आ गए। डीबग मोड क्या होता है, जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको अगर हमें जब चेंज करें तो हमें एरर्स के साथ और स्टैक ट्रेसेस जो ट्रेस भी है वो सब हमें जब दिखाए तो वो क्या होता है, हमारा डीबग मोड होता है। अभी जब हम इसके अंदर थे तो इसके अंदर क्या आ रहा है, बस हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, इसका एरर नहीं आ रहा है कि क्या एरर आएगा, ये सब भी नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो ये सब हमें जब देखना होता है डीबग मोड, और उसके बाद फिर हम काम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और फिर वो उसी होस्ट पे वापस आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीबग मोड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हमें फ्लास्क का इन्वायरमेंट जो है वो डेवलपमेंट सेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने फ्लास्क ऐप जो था वो सर्वर डॉट पी वाई सेट किया था, तो फ्लास्क इन्वायरमेंट अब क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट सेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसे हम ब्रेक करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे किया एक्सपोर्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन में अच्छा दिखेगा। एक्सपोर्ट किया, फिर हमने यहाँ पे हम कर देंगे फ्लास्क ENV, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे दे दिया इसे डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब इसको एक्सपोर्ट किया तो ये ENV हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया है। उसके बाद अब अगर हम फ्लास्क रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डीबग मोड में होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब डीबग मोड ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट वाला एरर भी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम वहाँ पे गए ही नहीं है, और डीबगर पिन भी दे रखा है। ये सभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद फिर अब अगर हम इसे रीस्टार्ट करते हैं तो अब क्या हुआ, ये हेलो संकल्प ही है। अब अगर मैं इसे कोड को चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड ब्रेकर्स, और उसके बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैंने वहाँ पे उसे ब्रेक करके फिर से रीस्टार्ट नहीं किया सर्वर को। यहीं पे अब मैं अगर रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो कोड ब्रेकर्स आ जाएगा। एक और बात, जो रूट था यहाँ पे जो बेसिकली यही सेट होता है तो इस वजह से यही आएगा। पर अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो ही डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड यूआरएल नॉट फाउंड, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे था डेकोरेटर के अंदर हमने ये दिया ही नहीं था। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फिर से हेलो लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ और फिर से एज के अंदर जाके इसे रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे हेलो कोड ब्रेकर्स आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम रूट को चेंज कर सकते हैं। तो इससे आप ये समझ गए हो कि डेकोरेटर्स का काम यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे सिर्फ वो जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं तब ये क्या हो रहा है, इसे रूट कर रहा है, मतलब कि ये जो एड्रेस होगा लोकल होस्ट के बाद वो यहाँ पे रूट करने के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसे ओरिजिनल ही रहने देते हैं। तो अगर हम सेव करें और फिर से अगर हम उसे रीस्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे ये हेलो वाला था वो हट चुका है। अब इसके बाद हम ओरिजिनल पे आए तो ये आ गया हमारा यहाँ पे हेलो कोड ब्रेकर्स करके। ठीक है, अब ये हमारा रन अच्छे से कर रहा है। अब इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे गिट बैश पे आऊँ तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब जब मैंने यहाँ पे इसे रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गेट HTTP रिस्पॉन्स आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, गेट, और यहाँ पे फिर से क्या आया, गेट आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब डिफरेंट सर्वर्स के साथ जब इसे यूज़ किया और मैंने जब उसको URL को मंगाया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गेट रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 404 क्यों आया, क्योंकि जब मेरा क्या कर रहा था, वो हेलो वाला URL एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो 404 क्या होता है, एरर होता है, और 200 क्या होता है, ओके कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर नेटवर्क में आते हैं और उसके बाद मैं अगर इसे रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेटस 200। ठीक है, स्टेटस 200 का मतलब क्या होता है, ओके। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हेलो लिख दूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो यहाँ पे हेलो आ रहा है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड विद स्टेटस 404। 404 मतलब क्या हुआ, एरर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोड आपको पता चल गए, 200 और 404। इसे हम दोबारा से ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम अपने सर्वर को रन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा देख लिया कि सर्वर को कैसे रन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम और डिफरेंट यूआरएल्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने फिर से एक डेकोरेटर बनाया और उसका रूट कहाँ पे डाल दिया, मैंने यहाँ पे उसका रूट डाल दिया हेलो पे। ठीक है, हेलो नहीं रखते हैं, कुछ और रख लेते हैं, अबाउट। ठीक है, अब ये अबाउट पेज है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, जब ये रूट होगा तो यहाँ पे हमारा अबाउट फंक्शन को कॉल करेगा और उसके बाद रिटर्न करेगा यहाँ पे हमें। यहाँ पे इसने हमें रिटर्न कर दिया अबाउट कोड ब्रेकर्स। इसे अब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली चेंज डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये रन हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अबाउट के अंदर हमने यहाँ पे रूट कलर दे दिया, ये रूट नहीं आएगा। तो इसे सेव कर लेते हैं फिर से, और उसके बाद फिर एज के अंदर गए और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पे हमारा ये पेज तो सही है,
यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है पर हमने इसे सेव नहीं किया था, सॉरी। उसके बाद फिर हम गए यहाँ पे और रीस्टार्ट किया। हेलो कोड ब्रेकर्स हमारा प्रिंट हो रहा है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसी के साथ हमने यहाँ पे अगर हम अबाउट पे जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जब हम अबाउट से गए तो अबाउट कोड ब्रेकर्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा रन कर रहा है अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ पे इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसका HTML कोड को अगर अच्छे से देखूँ, तो ये यहाँ पे अगर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ बॉडी के अंदर आता है टैग। मतलब ये HTML हमारा इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए था कि बॉडी के अंदर H1 टैग आए, ये सब आए, तो ये सब हमारी है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते थे। तो एज क्लास के अंदर क्या होता है, हमारे टेम्पलेट्स होता है, तो उसको अगर हमें समझना है तो सबसे पहले तो हम यहीं पे वापस आएंगे। और उसके बाद फिर जैसे कि ऐप डॉट रूट अबाउट था, तो यहाँ पे रिटर्न की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML जो मेरा ये फाइल है इंडेक्स का, इसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले रिटर्न। यहाँ पे हमारे पास क्लास तो इम्पोर्ट है ही, पर अगर मुझे टेम्पलेट को रेंडर करना है तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ इम्पोर्ट करना पड़ेगा, रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। जब मैंने क्लास से रेंडर टेम्पलेट को इम्पोर्ट किया, तो अब ये जो रेंडर टेम्पलेट क्या करता है, हमारी इंडेक्स डॉट HTML को इस रिटर्न के अंदर रेंडर करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न के अंदर क्या कर देंगे, रेंडर टेम्पलेट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमारी जो फाइल थी इंडेक्स डॉट HTML वो हमने पास कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने जब इंडेक्स डॉट HTML दे दिया और हम ओरिजिनल वाली लोकेशन पे गए, तो यहाँ पे सबसे पहले अबाउट से हम हट के ओरिजिनल वाली लोकेशन पे गए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। मैं जानबूझ के एक्सेप्शन लाया था। यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्पलेट नॉट फाउंड। ये टेम्पलेट नॉट फाउंड एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्लास्क ऐप जो है वो हमेशा क्या देखता है कि मैं एक टेम्पलेट फ़ोल्डर यहाँ पे ढूँढूँगा, उसके अंदर मेरा ये इंडेक्स डॉट HTML स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक फ़ोल्डर बनाएँगे यहाँ पे जिसका नाम होगा टेम्पलेट, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो इंडेक्स डॉट HTML है उसको डाल देंगे, ठीक है। मूव कर दिया और उसके बाद हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एच को दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने जब इसे रिस्टार्ट किया तो फिर से हमारा एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफिक है ये, यहाँ पे हमें इसे रीनेम करना पड़ेगा, टेम्पलेट्स होता है, ठीक है। टेम्पलेट से हमने किया, फिर से हमने सेव किया और उसके बाद अगर हम इसे अब रिस्टार्ट करते हैं तो अब हमारा एरर नहीं आएगा। तो आई एम अ वेब मास्टर करके पेज हमारा ओपन हो गया है। इसकी क्या है, H1 टैग है, हेडिंग 1। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं तो हमारा जो HTML का सोर्स कोड था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा H1 के अंदर आ गया। तो ये क्या हुआ, इंडेक्स डॉट HTML को इसने बॉडी के अंदर डाला पर रेंडर करके डाला, ठीक है। तो ऐसे हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन बात यह कि CSS और ये सब हमारी लिंक नहीं हुई, तो अब उसके लिए लिंक भी अब हम देखेंगे बाद में। तो या तो अगर हमें अभी देखना है तो या तो मैं डायरेक्ट इन दोनों को इसके अंदर मूव कर सकता हूँ, और उसके लिए भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मुझे देखना है कि मैं अगर इस पेज पे हूँ, अबाउट पेज पे, उसके बाद मुझे ब्लॉग पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकता हूँ, ब्लॉग पेज अलग से बनाने की जगह मैं यहाँ पे अबाउट के बाद यहाँ लिख दूँगा ब्लॉग, और उसके बाद फिर अबाउट ब्लॉग, यहाँ पे हम इसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और इसे सेव किया। और तो इसके बाद जब हम गए यहाँ पे तो अबाउट ब्लॉग अगर मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, सबसे पहले तो मुझे कहाँ जाना होगा, अबाउट पे जाना है, ठीक है। तो अबाउट गया तो सबसे पहले तो यहाँ पे अबाउट कोड ब्रेकर्स आ गया। उसके बाद अगर मुझे इसी के बाद इस यहाँ से ब्लॉग पे जाना है तो यहाँ पे अबाउट ब्लॉग आ जाएगा। तो ऐसे करके हम डिफरेंट URLs को हैंडल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे कि अबाउट यहाँ पे ब्लॉग है, इसको मैं अगर हटा दूँ और सेव कर दूँ, और यहाँ पे अगर मेरा जो रूट है वो फिर से सेव ही है, सेम रूट है, देख रहे हो यहाँ पे ये रूट भी सेम है अबाउट, और ये रूट भी सेम है। और इसको अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा से मैं सेव करके रन करता हूँ, और अगर मैं अब फिर से अबाउट वाले पे जाता हूँ, जैसे कि मैं अबाउट वाले पे गया तो अबाउट कोड ब्रेकर्स आ रहा है। पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अबाउट कोड ब्रेकर्स यहाँ पे, यहाँ इस वाले फंक्शन में, और ये भी हमारा रूट अबाउट पे कर रहा है। मतलब कि जो पहले फंक्शन आएगा पर्टिकुलर URL को रूट करने वाला, वो हमारा वहाँ पे रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये वाला अबाउट कोड ब्रेकर्स वहाँ पे आया था। तो ऐसे ही अब हमने देख लिया कि टेम्पलेट्स को हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अब मैं अबाउट डॉट HTML ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें सेव किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं लिख देता, ठीक है। और इसे मैंने सेव किया, और जब सेव किया तो टेम्पलेट्स के अंदर है सर्वर डॉट py में अगर मैं क्या करूँगा, इस अबाउट के अंदर मैं लिख देता हूँ रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। रेंडर टेम्पलेट का यूज़ किया, और उसके बाद अबाउट डॉट HTML जो था उसको हमने यहाँ पे रेंडर कर लिया, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए वरना हमारा काम नहीं करेगा। सेव किया हमने,
इसके बाद हम यहाँ पे गए और अबाउट को रिफ्रेश किया तो अबाउट में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके हम काम कर सकते हैं अपना, ब्लॉग पे भी आ सकते हैं, ये सब भी आ सकते हैं, तो डिफरेंट चीज़ हो गई। ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अबाउट में आ गया, ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अगर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और देखता हूँ तो ये मेरा नॉर्मल HTML की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब कि हमारे जो सर्वर है उसने रेंडर टेम्पलेट तो किया, पर हमारा जो यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट करके एकदम HTML की फॉर्म में ही इसे एग्जीक्यूट कर दिया सर्वर के अंदर। तो इसलिए रैंडम टेम्पलेट का काम ये होता है। तो अब इसके बाद हमने जब टेम्पलेट्स को डिस्कस कर लिया है, तो जब हमने इससे अपनी ओरिजिनल साइट पे गए थे तो ये हमारी कुछ ऐसे दिख रही थी, आई एम अ वेब मास्टर करके। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर भी नहीं है, ना ये सेंटर में है। और अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इसको कंसोल में देखता हूँ तो यहाँ पे ना कुछ हेलो आ रहा है, ऊपर से एरर आ रहा है कि सर्वर रिस्पॉन्ड विथ 404, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी सर्वर स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट डॉट जे एस है वो है नहीं, स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं है। तो ये सब क्या हुआ, ये लोड एरर आ गए। ठीक है, तो ये सारे कुछ एरर्स हुए। तो इसको फिक्स करने के लिए, मतलब कि मैं यहाँ पे सी एस एस और इसको लोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखें फ्लास्क की, तो इसके अंदर भी हमारा गिवन है स्टैटिक फाइल्स करके। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है URL फॉर स्टैटिक और फाइल नेम। ठीक है, ऐसे अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा स्टैटिक फाइल्स करके। इसका यूज़ हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी पेजेस क्या हैं, जो हमारे टेम्पलेट्स है वो डायनेमिक है, वो हमारे चेंज होते रहेंगे। तो उसको चेंज होने से बचाने के लिए जो हमारी स्टैटिक फाइल्स हैं वो हम उसके अंदर पहले से स्टोर कर सकते हैं कि इसका URL यहाँ है, यहाँ से आप इसे ले सकते हो। तो ऐसे ही हमारा रेंडर टेम्पलेट जो मैं बता चुका था आपको, वैसे स्टैटिक फाइल्स होता है। तो अब हम इसके बाद हम इस देख लेते हैं कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले जो रिक्वायर नीड है कि हमें एक नया फ़ोल्डर चाहिए। ठीक है, तो फ़ोल्डर के लिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम रख देंगे स्टैटिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फाइल। इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, मेरी जितने भी जो फाइल्स हैं जैसे कि स्टाइल डॉट सी एस एस वो मेरा स्टैटिक के अंदर आएगा, और जो स्क्रिप्ट डॉट जे एस है वो भी मैं स्टैटिक के अंदर ही डाल दूँगा। ठीक है, तो ऐसे हमने दोनों फाइल्स को डाल दिया है। अब बात आई हमारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे जो एच रेफ है, ठीक है, यहाँ से कि यहाँ पे ये एच रेफ है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट स्टैटिक के बाद स्टाइल डॉट सी एस एस, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में भी यही लिख सकता हूँ, स्टैटिक के बाद स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, और ऐसे मैंने इसे सेव किया। और अगर अब मैं सर्वर पे रन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया अपने सर्वर पे, उसे रीस्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम अ वेब मास्टर अच्छे से आ चुका है। अब मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में जाता हूँ तो हेलो व्यूअर्स भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मतलब कि हमने स्टैटिक फाइल्स को कैसे लोड कर लिया है स्टैटिक की मदद से, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे अगर हम अगर डॉक्यूमेंटेशन में आके देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, URL फॉर स्टैटिक लिखा है। ठीक है, तो इसका यूज़ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक एंड पॉइंट के ऊपर ले जाएगा और ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है और इसी को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद जहाँ पे ये अब हमारा जो HTML है फाइल, उसके अंदर यहाँ पे जहाँ पे हमें href देना है रेफरेंस उसका, उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम डबल ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसको यूज़ करेंगे। ये बेसिकली क्लास को ये बताता है कि इसके अंदर हमारा कोई वेरिएबल स्टोर है। इसके अंदर हमने URL फॉर स्टैटिक डाल दिया और ये हमारा वेरिएबल हो गया। क्लास जानता है कि इसका स्टाइल डॉट सी एस एस वो ढूंढेगा स्टैटिक फोल्डर के अंदर और वो उसे फाइंड करके रेंडर कर देगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसे भी यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया और उसके बाद इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने फाइल नेम डाल दी स्क्रिप्ट डॉट जे है। मैं अब सेव कर देता हूँ और उसके बाद मैं अगर एच में जाता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट में गया और इसे रीस्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, टेम्पलेट सिंटेक्स एरर। ठीक है, ये करेक्टर, अच्छा एक गलत करेक्टर आ गया, जैसे कि यहाँ पे था ये करेक्टर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, और इसके बाद हमारा अब ये सेव हो चुका है, कंट्रोल सेव, फाइल नेम स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी हो गया है। यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेव किया। अब इसके बाद फिर अगर मैं अब इसे रिस्टार्ट करता हूँ तो हाँ ये मेरा रन अच्छे से हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो मेरा ये फाइल भी सही है, कॉन्सोल में भी हेलो व्यूअर्स आ रहा है और सोर्सेज के अंदर भी मेरी तीनों फाइल आ रही हैं और नेटवर्क्स के अंदर अगर मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ तो मेरी तीनों फाइल्स यहाँ पे आ रही हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमें देख रहे हैं तो स्टैटिक फाइल्स जो CSS आ रही है, पर ये हमारा जो फ़ोल्डर है वो फ्लास्क ने ऐसे स्टेबल किया है कि यहाँ पे हमारी तीनों फाइल आ रही हैं। तो इसका मतलब हमने स्टैटिक फाइल को यूज़ करना सीख लिया। बाद मैंने क्या दिखाता हूँ आपको कि मेरे को अगर यहाँ पे अपना लोगो चाहिए होगा या फिर आइकन चाहिए होगा तो फेविकॉन कहते हैं इसे वैसे।
तो इसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं फ्लास्क के डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ। तो ये क्या होता है, एडिंग अ फेविकॉन। फेविकॉन मतलब कि जो हमारा लोगो होता है, उसके लिए सबसे सिंपल तो यही हो गया, लिंक बताना है। ठीक है, तो इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है, रिलेशन शॉर्टकट आइकन होना चाहिए और एचरेफ। ये जो मैंने डबल ब्रैकेट्स बताए थे, ये क्या होता है, वेरिएबल्स, मतलब कि फ्लास्क किसी अलग तरीके से ट्रीट करता है और इसको हम वो रेंडर करके अलग से देता है। ठीक है, तो अगर मैं VS कोड में जाऊँ, ठीक है, तो अब मेरे को क्या चाहिए, उस पर आइकन चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ये रहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे अपना एक वो आइकन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो मेरा मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेस्ट हो चुका है। रिलेट किया हमने शॉर्टकट आइकन, जो हमारा आइकन होगा, और उसका एचरेफ दे दिया हमने स्टैटिक फोल्डर के अंदर, हमारा जो क्या फेविकॉन डॉट आइकन करके होगा। तो यहाँ से मैंने अभी नेट से अपना एक आइकन निकाला है, ये वाला। इसको मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा उस वेब पेज के ऊपर। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टैटिक फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मूव कर दिया इसको स्टैटिक के अंदर। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को सेव कर लूँगा। और यहाँ पे रिलेशन के साथ मैंने उसका रेफरेंस भी दे दिया है। अब जब ये हो गया है, तो इसके बाद हम एच पे जाते हैं और हमने सेव कर दिया है। तो अब इसके बाद वेबसाइट पे जाते हैं, तो हमारा लोगो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रीलोड किया, तो यहाँ पे ही क्या आ गया है, लोगो आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे अब माई वेबसाइट बन चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इस यूआरएल बिल्डिंग का, जो हम अभी तक यूआरएल फॉर यूज़ कर रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो फ्लास्क ने इससे कुछ इम्पोर्टेंट बताए हैं, जैसे कि ये क्या करता है, हमारे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए या फिर रिवर्सिंग, मतलब कि हार्ड कोडिंग से रिवर्सिंग ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर यूआरएल्स हो गए, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पर बेसिकली ये क्या होता है, यूआरएल रीडायरेक्ट कर देता है, जो कि हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे जो हमारी फाइल है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या है URL4, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और इसे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं इसे सेव करके इसे रीस्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं उस फाइल को अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रीलोड करके, अब अगर मैंने उसे रन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे जो था एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ, वो भी हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे इसमें कहीं पे था, मैंने देखा नहीं। हाँ, तो ये रहा हमारा स्टैटिक फाइविकॉन, यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा ये बताता है कि हमारा जो हमने जब इसे प्रिंट किया, तो इसने पर्टिकुलर फोल्डर बताया कि ये स्टैटिक के अंदर है हमारा, ये फेविकॉन डॉट आइकॉन। ठीक है, तो ऐसे हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जब हमने जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ किया था, वैसे ही अगर मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल के साथ भी लिंक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं अभी यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे पूरा चेंज कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा URL फॉर भी कर दिया। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं यहाँ से। अब मैं अगर यहाँ से अपने अबाउट पेज पे अंदर जाता हूँ, जैसे कि मैं गया अबाउट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट मी करके, और ये हमारा पूरा लिंक्ड भी हो चुका है अच्छे से। अब अगर मुझे क्या करना हो, अबाउट के बाद भी मैं अगर अपने जैसे अबाउट संकल्प जानना हो, तो यहाँ पे मैं करता हूँ नॉट फाउंड आ रहा है। इसको कैसे हैंडल करना है वो हम अभी आगे देखते हैं। तो URL पैरामीटर को देखने से पहले हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे H1 किया टैग, अब मैं अगर इसके अंदर डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4+5, ठीक है, और अगर इसको सेव कर लेता हूँ और अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये दो डबल कर्ली ब्रेसेस हैं, ये तो मेरे क्या हो गए कि ये मेरे फ्लास्क के टेम्पलेटिंग इंजन को बताते हैं कि जो विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स जो भी दो होंगे, उसको फ्लास्क एक पाइथन के आइटम की तरह एक्सपोर्ट करेगा और उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो 4+5 क्या हो गया, हमारा 9 होता है। तो अगर हम अब सर्वर को रन करके रीस्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये अबाउट पेज हो गया हमारा। अगर इस पे होम पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे 9 आ रहा है खुद ही। ठीक है, पर अगर मुझे 4+5 चाहिए था, तो मैं अगर इस कर्ली ब्रेसेस को हटा देता हूँ, तो हमारा 4+5 ही प्रिंट होगा। ठीक है, सेव किया, रन किया, तो यहाँ पे 4+5 आया। पर अगर मुझे उसे इवेल्युएट करना है, तो मैं सिंपली इसे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखूँगा। अब ऐसे ही अगर, अब मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, जैसे कि अब अगर मुझे क्या करना हो, किसी भी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूआरएल के आगे अपना नेम डालूँ, कोई भी नेम होगा। अभी तो यहाँ पे यूआरएल नॉट फाउंड आ रहा है, कोई भी नेम हो और वो मुझे क्या करे, ग्रीट करे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे अपना नेम, जो यूज़र नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने यूज़र नेम ले लिया।
यूज़र नेम क्या है वो अभी हम वहाँ पे सर्वर डॉट पी वाई में डिफाइन करते हैं, पर यूज़र नेम क्या है हमने पास किया है बस बेसिकली टेम्पलेट इंजन के अंदर कि यूज़र नेम भी पास हो रहा है। इसे हम सेव कर लेते हैं, फिर सर्वर डॉट पी वाई में आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि यू आर एल क्या होता है। ठीक है, यू आर एल हैंडलिंग के अंदर आएंगे हम, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अगर हम यू आर एल राउटिंग के अंदर आए और हमने देखा वेरिएबल रूल्स। वेरिएबल रूल्स क्या होता है कि अगर हमें इसको रूट कर देंगे यहाँ पे यूज़र के साथ एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमारा कुछ भी, ये क्या होगा हमारा वेरिएबल की और ट्रीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यू आर एल में अंदर हम देते हैं तो ये वेरिएबल हो जाएगा हमारा, और उस वेरिएबल का हम अपने फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे जो है हमारा वो क्या है, यूज़र नेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया यूज़र नेम, और उस यूज़र नेम को इस हेलो वर्ल्ड के अंदर हमने पास कर दिया। ठीक है, यूज़र नेम को इस हेलो वर्ल्ड के अंदर पास किया। हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रख लेते हैं, नन रख लेते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट कर रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो नेम है यूज़र नेम वो पास करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसे सेव किया, और अगर इसे रन करते हैं तो अब क्या हुआ, रेंडर टेम्पलेट के अंदर हमारा यूज़र नेम गया, और यूज़र नेम गया तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में वही एच वन टैग के अंदर यूज़र नेम को कॉल करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा, अगर मैं इस सर्वर को दोबारा से रीलोड करता हूँ इस नेम के साथ, यहाँ पे हमें दे रहा है टाइप एरर। यहाँ पे हमारे पास टाइप एरर इसलिए आया क्योंकि रेंडर टेम्पलेट के बाद हमने यूज़र नेम तो दे दिया, यूज़र नेम एक पैरामीटर हो गया जो हमने वहाँ पे यूज़ किया, पर उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमारी यूज़र नेम होगी जो हमने यहाँ से इसे लिया है। ठीक है, तो अब इसे अगर हम सेव करते हैं और अब अगर हम इसे रन करते हैं रीरन, तो हमारा यहाँ पे नेम आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नेम की वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख दिया संकल्प, या फिर आप अपना नेम भी लिख सकते हो, तो वो सब क्या हो जाएगा यहाँ पे वेरिएबल की तरह पे प्रिंट होता रहेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाइथोनिस्टा। पाइथोनिस्टा बेसिकली वही होता है कि जो पाइथन अच्छे से जानता हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम ऐसे वेरिएबल होगा। तो ये क्या होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि फ्लास्क जो होता है वो डायनेमिक पेजेस बिल्ड कर सकता है। हम यहाँ पे यूआरएल चेंज करते जा रहे हैं, हमारा मटेरियल भी चेंज होता जा रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, ये डायनेमिक हुआ, इसलिए हम इसे डायनेमिक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा यूआरएल राउटिंग कैसे करते हैं। अब अगर हम इसकी और डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे यहाँ पे, जैसे कि, तो यहाँ पे क्या है, यूज़र के बाद यूज़र नेम क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई इंटीजर नंबर चाहिए होगा तो हम डाटा टाइप भी डिक्लेयर करके हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इंट और पोस्ट आईडी यूज़ किया हुआ है, तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जैसे कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पाइथोनिस्टा है, तो विजुअल स्टूडियो कोड में आए, हमने यहाँ पे अपना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देखा, और उसके बाद यूज़र नेम हो गया, और यहाँ से हमने यूज़ किया यूज़र नेम फेवरेट नंबर इज़, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो नंबर है, जो नंबर क्या होगा हम जो वहाँ से पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर हो गया, इसे हमने सेव कर लिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लिया। और अगर हम सर्वर डॉट पी वाई में आएँ तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, पोस्ट आईडी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अगर देखते हैं पोस्ट आईडी लेने का, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे इसकी टाइप इंट, और उसके बाद फिर पोस्ट आईडी जो हम था, तो यहाँ पे हम अपना चेंज कर सकते हैं वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फेवरेट नंबर। यहाँ पे अब मैंने इसे बना लिया, ये भी डायनेमिक हुआ हमारा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो फेवरेट नम है उसको हम कर लेते हैं डिक्लेयर, ज़ीरो रखते हैं इनिशियल वैल्यू उसकी हमेशा, और यहाँ पे हमें पास करना होगा तो फेवरेट नम भी हम पास कर देते हैं। यहाँ पे फेवरेट नम पास किया हमने, फेवरेट नम। यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम बदल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, वो हमारा पास हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसे सेव करते हैं, और अगर अभी मैं पाइथोनिस्टा पे हूँ तो नॉट फाउंड यूआरएल आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, यूआरएल को एक्सटेंड किया है। और इसके साथ मैं लिखूंगा, जब यहाँ पे मेरा फेवरेट नंबर 7 है, तो यहाँ पे पाइथोनिस्टा फेवरेट नंबर इज़ ब्लैंक। ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ गड़बड़ की होगी। तो अब अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर किया हुआ है, जबकि नंबर पास नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, फेवरेट नंबर, फेवरेट। अब मैं इसे सेव करके इसे रीस्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे पाइथोनिस्टा फेवरेट नंबर इज 7। ठीक है, तो ऐसे हम डायनेमिक यूआरएल्स को बना सकते हैं। ऐसे ही और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जब हमें यूज़ होगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, पाथ हो गया, यू आई डी हो गया। तो ये सब कुछ हो गए हमारे मेथड। तो इससे पहले मैं आपको आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, इससे पहले हम बताता हूँ कि आपको robohash.org से सर्वर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे कि इस वेबसाइट में आए और मैंने इसके अगर कुछ भी आगे यूआरएल डाला, ठीक है, तो ये एक यूनिक रोबोट की इमेज जनरेट करके देता है।
जैसे कि अब मैं फिर से इसमें बदल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, फिर से एक यूनिक रोबोट की इमेज आ जाएगी। तो इस ये क्या कर रहा है बेसिकली कि कोई भी यूआरएल आए, ठीक है, उसको ये हैश करके उसके एक पर्टिकुलर इमेज बता देता है। तो ये सर्वर का इंपॉर्टेंस हुआ। जैसे भी हमें कुछ भी यूआरएल मिला और उसको राउटिंग करनी हो तो सर्वर सर्वर से हमने मतलब गेट रिक्वेस्ट दी और सर्वर ने हमें पोस्ट करके दे दिया, मतलब कि हमने सर्वर से इंटरेक्ट किया और हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा सर्वर यूज़ करता है। तो या कोई भी वेब डेवलपर हो या मोबाइल डेवलपर हो, तो उसे सर्वर से का यूज़ करना ही पड़ता है अगर कोई भी अच्छा एप्लीकेशन बनाना है तो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम समझते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब आगे हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। तो ये एक साइट है mashuptemplate.com। फ्री टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर, तो इसमें से हम एक फ्री टेम्पलेट बना लेते हैं और इसका ले लेते हैं और उसके बाद हम इससे अपनी एक साइट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए डिस्कवर पे। डिस्कवर पे गए तो ये कुछ फ्री टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हुए, ये भी माउंटेन का भी अच्छा है, ये सब है। तो इससे बढ़िया अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्स वाले पे जाएंगे और यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और प्रीव्यू पे देखते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, तो अगर मैं आया तो हाँ, तो ये अच्छा है कि मतलब कि ये हेलो प्रिंट ऐसे कर रहा है, तो ठीक है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लिया। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम स्केच एनपीएम वाला काम नहीं करें, तो एचटीएमएल ही डाउनलोड करना है। तो यह एचटीएमएल की एक जिप फाइल हमें डाउनलोड करके दे देगा। तो यहाँ पे ये हमारी फाइल आ चुकी है। यहाँ पे इसका हम फोल्डर क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब उसको वो हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ के जो आए तब हमने देखा ये यूनिवर्स डॉट एच टी एम एल है, हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये आ गया। अब अगर मैं इसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेज पे होता है, इसे हम खोलते हैं तो ये हमारी कुछ ऐसी साइट होगी। ठीक है, तो ये हमारी अच्छी साइट है। तो अब इसको हम बैकएंड भी इसका देखते हैं। तो वर्क पे गए, वर्क आ गया, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हो गए। इसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर भी हम इसके अंदर कुछ इनपुट मैसेज दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर भी हम कॉन्टैक्ट के लिए अपना इंक्वायरी लिख सकते हैं। पर अगर इसके अंदर एम एस कुछ भी डालता हूँ जैसे कि, और उसके बाद फिर ऐसे करके सेंड करता हूँ, सेंड किया, तो क्या हुआ, ये हमारा जो पोस्ट था वो चला गया, पर गया कहाँ। ठीक है, तो गया कहाँ, तो इसके लिए हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी सर्वर का यूज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम नेटवर्क के अंदर गए और हमने यहाँ पे किया पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेटवर्क के अंदर गए और यहाँ पे मैंने लिख दिया email@gmail.com। फिर सब्जेक्ट कुछ भी लिख दिया और मैसेज भी मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे सेंड कर दिया। तो यहाँ पे ये सब क्या आया, ये कुछ रिक्वेस्ट जनरेट हुआ। इसके बाद फिर यहीं पे हमारी फाइल भी स्टोर हो रखी है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फ़ायदे हुए। पर अब हम इसे अच्छे से समझने के लिए तो अब इस टेम्पलेट का यूज़ हम करते हैं अपने उसमें क्लास के अंदर और एक अच्छी वर्कफुल वेबसाइट बनाते हैं। तो अब जब इस फ़ोल्डर के अंदर आए तो हमारे पास ये आप देख रहे होगे कि ये CSS के साथ ये .gz फाइल है और यहाँ पे भी एक .gz जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो ये सब क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट के अंदर कुछ ज़्यादा एडवांस जाएंगे तो साइज़ को रिड्यूस करने के लिए होते हैं। तो इनका अभी हमें यूज़ नहीं है, तो इन्हें डिलीट कर देते हैं हम। और मैप फाइल का भी यूज़ नहीं है मैपिंग के लिए, तो इस वजह से हम इसे भी डिलीट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक फाइल का हो गया है। सैंपल भी हमें नहीं चाहिए हम, क्योंकि पूरी साइट ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारे पेज। अब जितने भी हमारे HTML हैं उन सबको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ। मेरा सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स के अंदर मैं गया और यहाँ पे मेरे को टेम्पलेट्स कहाँ रखने होते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं पहले ये पिछले जो दो हैं उनको मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे टेम्पलेट्स के अंदर सारे मैंने जितने भी इंडेक्स डॉट एच सारे फाइल्स है वो हम टेम्पलेट्स के अंदर ला चुके हैं। और उसके बाद स्टैटिक के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये यूनिवर्स करके है इसमें से हम एसेट्स और ये जितना भी है ये पूरा हम कट करेंगे और स्टैटिक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने स्टैटिक के अंदर भी डाल दिया। अब ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस और स्क्रिप्ट डॉट जे एस है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब उसका ये नीड हमें नहीं है। ठीक है, हमने उसे भी डिलीट कर दिया। अब ये हो गया एसेट्स। एसेट्स से हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। तब इसको हम वी एस कोड के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो वी एस कोड के अंदर आए और उसके बाद हमारे पास ये रहा हमारे स्टैटिक एसेट्स, ये सब कुछ फाइल्स हो गई। और इसके बाद अब मेरे पास अबाउट डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये सब हुए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो इंडेक्स टेम्पलेट्स का जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसका अगर मैं कोड देखूँ तो यहाँ पे इतने सारे जो लाइन्स हैं, कम से कम 84 लाइन्स का कोड है। तो हमें ये पूरा सॉल्व करना है और इसके बाद इसमें हमें लिंक करना है। ठीक है, तो इसको लिंक करने के लिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, ये सब अगर आपको एच टी एम एल आता होगा तो जानते हो क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर कंटेंट, ये सब हो गया तो इनकी ज़रूरत नहीं है।
ऑथर लिख देता हूँ मैं अपना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पोर्टफोलियो साइट फॉर कोड ब्रेकर्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि डॉट एसेट्स के अंदर हमारा आइकन है, पर वो आइकन अब हमें क्या करना है, हम अपना आइकन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास सिंपल सा है कि ये जो हमारे पाथ थे, जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आया, और उसके बाद मैंने क्या देखा, ये जो मेरा पहले वाला पाथ था यही मैं उस आइकन के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सब में पेस्ट कर दूंगा। तो मैं अभी यहाँ पे सारे सब जितने भी हमारे हैं उस फाइल्स के अंदर, जितने भी एच टी एम एल है उसके अंदर मैं वो पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया है, पूरा जितना भी था इसके अंदर स्टैटिक फाइल्स को, लोगों को चेंज, एचरेफ मतलब बेसिकली एचरेफ सारे चेंज कर दिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे फ्लास्क क्या होता है स्टैटिक के अंदर ढूंढेगा, तो वो सब हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। तो ये सब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया सारे एच के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे एच के लिए सब वो सब चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पे अब हम आते हैं सर्वर डॉट पी वाई में। तो अब इसके बाद इन सबको लिंक करना है हमें। ठीक है, तो अब लिंक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कैसे लिंक होगा। जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसके बाद ये हमारा प्रीव्यू था जो हमारा मैशअप टेम्पलेट पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अब जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स वाला पार्ट है इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला था। कंपोनेंट्स क्या क्या डाले हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये बता रहा है कि हमने क्या क्या कंपोनेंट्स ले रखे हैं। तो इस वजह से मैंने ये पेज रिमूव कर दिया है। और दूसरा क्या किया है, जैसे अबाउट मी था, तो अबाउट मी के अंदर, अबाउट मी नहीं, वर्क्स के अंदर गया मैं, और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो कुछ वर्क्स दिखा रहे हैं इन्हें। ठीक है, अब इनके ऊपर अगर मैं डिस्कवर पे क्लिक करता हूँ, देखिए अब यानी यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक किया, ठीक है, तो एक और पेज वर्क डॉट एच टी एम एल करके ओपन हो जाएगा। तो वो है वर्क डॉट एच टी एम एल भी मैंने डिलीट कर दिया है अपने फ़ोल्डर से, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं इतने पेजेस नहीं चाहता। जो बेसिकली आपको फ्लास्क का जो प्रोजेक्ट है वो बताने के लिए हमारा वो 4 इंडेक्स में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एच टी एम एल पेज में, तो ये वर्क डॉट एच टी एम एल भी मैंने हटा दिया है। तो अब इसके बाद हम सर्वर से लिंक करने के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर नेव बार है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, तो ये जो नेव बार है, ठीक है, तो इसकी एक लिंक है, पर्टिकुलर लिंक हो रखी है। तो उसको अगर हम एच टी एम एल फाइल के अंदर देखें तो उसका एच क्या है, यहाँ पे डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मतलब समझ रहे हो इसका, कि हमें अगर वो एच आया तो हमें कहाँ पे ले जाएगा, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ले जाएगा। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कैसे होगा, जो करंट करंट मतलब कि जो हमारा लोकल होस्ट होगा, लोकल होस्ट के आगे क्या कर देगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रेफरेंस लगा के ये ले जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट में ले जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया, अगर पहले हम अपना मेन पेज जो होगा वो हम ले लेते हैं, मेन पेज हमारा ऐसे ही होगा। ठीक है, और मेन पेज के अंदर हमारा जो अब होगा, ये क्या हमारा इंडेक्स है, तो इसे हम कर लेते हैं इंडेक्स। अब इसके अंदर यूज़र नेम ये सब कुछ नहीं है चाहिए, क्योंकि हमने अभी कुछ लिया ही नहीं है इनपुट, तो ये सब भी हम हटा देते हैं। ये प्रिंट भी का हटा दिया। इसके बाद ये यूज़र नेम भी नहीं चाहिए, हटा दिया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अब इस स्टैंडर्ड टेम्पलेट के अंदर हम कौन सा डालेंगे जो हमें चाहिए, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने अबाउट का भी बना ही रखा था, तो अबाउट का हो गया, ये अबाउट डॉट एच टी एम एल को रेंडर करेगा। ठीक है, ऐसे ही फिर कॉन्टैक्ट और वर्क डॉट एच टी एम एल के लिए बना देते हैं। तो यहाँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम कर देंगे रेंडर टेम्पलेट। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसको हम फिर से अब अगले वाले के लिए जो हमारा वर्क्स है उसको रूट कर देंगे, और इसके बाद फिर हम इसमें फंक्शन बना लेते हैं वर्क्स का, और उसके बाद फिर हम इसे रूट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से रेंडर टेम्पलेट ऑफ। अगर मैं अब इसे सेव करूँ और यहाँ पे अब मैं अपने सर्वर को रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा फ्लास्क रन। ठीक है, तो हमारा ये सर्वर रन हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद फिर इसे रिलोड करते हैं। तो ये मेरा पेज आ चुका है। ठीक है, तो मैंने इसे एडिट कर दिया, तो ये हमारा पेज हो गया। अब अगर मुझे वर्क्स के अंदर जाना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है, वर्क्स डॉट एच टी एम एल एग्जिस्ट ही नहीं करता, पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों अब ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे क्या दिया, वर्क्स दिया है। अब यहाँ पे मैं अगर लिख दूंगा वर्क्स डॉट एच टी एम एल, तो ये, और सेव कर दूंगा, और फिर अगर मैं इसे दोबारा से अब रन करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो अब क्या होगा, ये मेरा रीलोड होके आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक्सटेंशन, अब ये समझने वाली बात है कि ब्राउज़र के लिए एक्सटेंशन मैटर नहीं करती, क्योंकि ये माइम टाइप होता है। अब मैं आपको ज़्यादा थ्योरी में नहीं बताऊंगा, तो माइम टाइप के लिए ये नहीं है। ठीक है, और ये हो गया हमारा, बेसिकली एक्सटेंशन पे डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, तो हमारा अगर मेरे को ये बिना एक्सटेंशन के चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो एच रेफ है वर्क्स डॉट एच टी एम एल की जगह मैं यहाँ पे वर्क्स कर दूंगा और सेव कर दूंगा। और अगर सर्वर डॉट पी वाई से फिर से यहाँ से वर्क्स भी ले आते हैं और इसे वर्क्स किया, सेव किया, और अब अगर मैं रन करूँगा और रीलोड किया मैंने इस पेज को, ठीक है, तो वर्क्स डॉट एच टी एम एल अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्या करेगा, वर्क्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वर्क्स को एग्जिस्ट करा दिया हमने। ठीक है, और इसका कोई एक्सटेंशन भी नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि एच टी एम एल फाइल से हमें लेना देना नहीं होता, हमें उसका टाइप देखता है, ब्राउज़र क्या देखता है, उसमें क्या फंक्शन क्या है, उस फंक्शनैलिटी क्या है वो देखता है। तो ये हमें समझना ज़रूरी था। इसकी थ्योरी में आपको ज़्यादा जाऊँगा नहीं, अगर आपको जानना है तो मोजिला फायर एम डी एन पे जाके आप पढ़ सकते हो। पर अभी हमें क्या चाहिए, अब मैं सारे एच टी एम एल फाइल के अंदर तो जाके ये सब चेंज करूँगा नहीं, तो इसलिए वर्क्स डॉट एच टी एम एल ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम इसे वर्क्स डॉट एच टी एम एल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने दोनों जगह सेव कर लिया। तो अब क्या हुआ, मेरे अबाउट, कॉन्टैक्ट और वर्क्स डॉट एच टी एम एल ये सारे पेज रेडी हो जाएंगे। तो अब इन सबको हम कर लेते हैं, सेव किया, यहाँ पे गए, रीलोड किया, यहाँ पे अब वर्क्स डॉट एच टी एम एल चाहिए होगा, तो इस स्टार्टिंग पे आ जाओ। ये होम पेज हो गया, ये वर्क्स हो गया, ये अबाउट मी हो गया, ये कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट के अंदर ये जो है हमारा गेट पोस्ट मेथड, अभी आपको बताएंगे कैसे होगा। यहाँ पे अब क्या आ रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नॉट एग्जिस्ट। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे रिटर्न कुछ नहीं। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने होम किया तो यहीं रहेगा। तो ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। होम पे अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का कोई इफेक्ट नहीं है। सेकेंड क्या आ जाएगा, वर्क्स आ जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ऐसे हमें जब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर रेफरेंस कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो होम वाला होगा इस एच टी एम एल फाइल के अंदर, उस पर हम या तो हम ये कर देंगे, एक स्लैश लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा वो एरर हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब सब में कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल भी मैं ऐसे ही ऐड कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हटा के सिर्फ एक स्लैश, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर अबाउट डॉट एच टी एम एल, ऐसे करके हमने कर लिया। इसका एक और तरीका था, या तो हम क्या कर लेते, इसकी जगह एक और एक सेम ऐसे ही बना लेते और उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी लिख देते। ठीक है, पर हम डिफरेंट यू आर एल्स क्यों रखें एक ही पेज के लिए, तो इस वजह से मैंने उसी के अंदर जाके चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हम रीलोड करके इसे देख लेते हैं हमारी साइट अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं। वर्क से फिर होम में भी जा पा रहे हैं और फिर अबाउट मी में भी हैं, वो कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो सब हमारा वर्क कर रहा है। अब इसमें सेंड वाला जो काम है, ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसके बाद जब हमारे सारे रूट्स वर्क कर रहे हैं, तो इस फ्रेंड नेम की ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं इसे। और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बार बार अबाउट डॉट एच टी एम एल ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे रिटर्न भी अबाउट डॉट एच टी एम एल कर रहा हूँ, फिर यहाँ से भी कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। तो ये सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इन सब की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही फंक्शन बना देते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था डायनेमिक यू आर एल राउटिंग जो होता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, ऐप डाउट राउट कर देंगे उसे। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स वेरिएबल के तौर पे होंगे, जो भी हमारा यूज़र देगा, तो उसमें यूआरएल में तो वो होगा, तो स्ट्रिंग होगी हमारी, यूआरएल स्ट्रिंग होगी। और उसके बाद फिर उसका नाम पे हम ले लेते हैं पेज नेम, स्ट्रिंग और पेज नेम। और उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक फंक्शन बना देते हैं, डेफिनेशन विद पेज। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पेज नेम को इसमें ले लेते हैं, यहाँ पे गए हम इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एरर्स आ गए तो हैंडल करने में यूज़फुल होती है। उसके बाद हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट, और ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ इसलिए करें कि अब जैसे देखते हैं, अब जैसे मेरे पास मैंने क्या किया, जो मेरी पेज नेम थी, ठीक है, अगर मेरा पेज नेम सही है, मतलब कि अगर यूज़र क्या करता है, खुद भी कुछ ए बी सी डी लिख दे, ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रेंडर टेम्पलेट करके। हम यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट रिटर्न करेंगे, जो भी हमारा पेज नेम से होगा। ठीक है, और पेज नेम से जो होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, तो रेंडर टेम्पलेट विद पेज नेम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेज नेम। ठीक है, तो यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट पेज नेम होगा। और अगर मान लो कि वो हमारा पेज नेम कुछ और होगा, मतलब कि वो वैलिड ही नहीं है, तब हम क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो रीडायरेक्ट कर देते हैं हम। रीडायरेक्ट भी मेथड होता है, रिटर्न, रिटर्न का यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। रिटर्न रीडायरेक्ट टू बेस, बेस मतलब कि ये जो हमारा इंडेक्स है,
ठीक है, इसमें हमने रीडायरेक्ट कर दिया इसे, क्योंकि अगर वो पेज एरर वाला होगा तो हम यहाँ पे हम एरर पेज नहीं बना रहे, जैसे होता नहीं है कि कहीं में 404 एरर, पेज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसकी जगह हम पेज डज नॉट एग्जिस्ट का हटाने के लिए डायरेक्ट हम होम पेज में ही ले आएंगे अगर पेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो। ठीक है, और यहाँ पे रीडायरेक्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया है तो क्लास से ही हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रीडायरेक्ट, हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा नीचे का है अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमने जब इसे सेव कर लिया तो अब ये क्या हुआ, जो तीन फंक्शन जो हमें आए थे वो हमारा एक ही फंक्शन के अंदर हैंडल हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, सर्वर हमारा रन कर ही रहा है। अब मैंने इसे रीस्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारा वैल्यू एरर आ रहा है, डिफाइन पेज नेम, यूआरएल्स मस्ट स्टार्ट विद अ लीडिंग स्लैश। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो रही है, यहाँ पे ये हमने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया। जब तक फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगेगा तो हम उसे पता नहीं होगा कि ये यूआरएल है, तो इसलिए अब हम सेव करते हैं, अब हम रन करते हैं तो अब हमारी वैल्यू एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हमारा पेज लोड हो रहा है। ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारा जो वहाँ पे बूटस्ट्रैप है, जो उसमें लिंक है इस टेम्पलेट के साथ, वो ले रहा है। तो अब ये हमारा पेज लोड हो चुका है। अब जैसे कि मैंने वर्क्स किया तो वर्क्स भी हमारा लोड हो रहा है, क्योंकि ये देख रहे हो वर्क्स डॉट एच टी एम एल है उस फाइल का नाम जो हम उसे लिंक कर रहे हैं, और वही उसने दे दिया। तो अबाउट में भी जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में भी जा रहे हैं, तो सब हमारा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने ये सब कैसे कर लिया, एक लाइन के अंदर कर लिया है रीडायरेक्शन की मदद से। ठीक है, और मान लो अब अगर जैसे मैंने बताया था कोई पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे अब क्या होगा, मैं कुछ ए बी सी डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज पे आए तो वो पेज क्या हुआ, अब मेन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, मेन पेज आ गया हमारा। ऐसे ही अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है, और तो वो भी मेन पेज पे आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेन पेज पे होगा तो हमारा फ़ायदे में रहेगा। हमने यहाँ पे एरर पेज इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारा जो मेन काम है वो शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अब हमारा ईमेल है, ठीक है, ईमेल डालना होता है, तो वो हमने डाल दिया। फिर सब्जेक्ट मैसेज है हमारा, ठीक है, और मैसेज हमने कुछ भी ले लिया, ठीक है, और इस हमने इसे सेंड कर दिया। ठीक है, तो अब वो सेंड हुआ क्या, ठीक है, तो उसे हमें इंस्पेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे गया नेटवर्क्स के अंदर, सोर्सेज में नेटवर्क्स, ठीक है, और मैंने इस पेज को रीलोड किया तो मेरे पास ये कुछ आए। ठीक है, और इसके बाद फिर जितना भी है सब लोड होके आ गए, इतनी चीज़ें हैं मेरे पास बिना एरर के साथ। अब मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डाल दिया कुछ भी, एंटर मैसेज भी कुछ भी डाल दिया, सेंड किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से रीलोड होगा, मतलब वो गया कहाँ डाटा, डाटा भी हम उसे हैंडल ही नहीं कर रहे। तो उसको हैंडल करने के लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो क्लास डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, क्लास डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ पे एक्सेसिंग रिक्वेस्ट डाटा पे जाएंगे, और उसके बाद फिर हमें जब रिक्वेस्ट करना हो तो क्लास से इंपोर्ट रिक्वेस्ट, जब हमें रिक्वेस्ट करना हो तो, पर अभी हम देखते हैं कि क्या क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट को। उसके बाद फिर मेथड पोस्ट और गेट, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है पोस्ट और गेट मेथड। उसके बाद फिर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हुए, तो ये हो गया, बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेथड, यहाँ पे हमारा राउट करेगा लॉगिन। उसके बाद हमारे साथ मेथड्स आ जाते हैं, पोस्ट मेथड है कि गेट मेथड है। उसके बाद फिर अगर हमारा वो फंक्शन एरर के नन है तो उसके बाद फिर ऐसे कुछ करके एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो मैं समझाऊंगा आपको। तो बेसिकली ऐसा हमें कुछ यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम अपने वी एस कोड में आएंगे, वहाँ पे सबसे पहले क्या था, रिक्वेस्ट को हमें इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक और बना लेते हैं राउट, जिसका हम क्या करेंगे, नेम दे देते हैं सबमिट। और इसमें हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे सबमिट बटन का है तो उसके सबमिट रख देते हैं इसका नेम। और उसके बाद रिटर्न, अभी हम मेथड नहीं बता रहा, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसको फॉर्म को बना लिया है। तो यहाँ सबमिट फॉर्म होगा। सबमिट फॉर्म कहाँ से होगा, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल एफ से हम फाइंड कर लेते हैं कहाँ पे हमारा सबमिट। ठीक है, तो ये रहा हमारा बटन सबमिट। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास बटन है, सबमिट है और सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर फॉर्म टैग होगा। ठीक है, तो ये एक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी यहाँ से अब हम गेट और पोस्ट का मतलब समझते हैं। ठीक है, अगर आपको एच टी एम एल आती होगी तब तो आप जानते ही होगे कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्शन क्या कर दूँ, गेट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक्शन जब मेरा गेट हो जाएगा तो क्या होगा, कभी आपने एच टी एम एल यूज़ किया होगा, तो हमने जब डाटा सबमिट करते हैं तो यू आर एल के ऊपर चले जाता है, हमारा जो डाटा है वो यूआरएल में चले जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसको हट, गेट हमें यूज़ बेसिकली नहीं करना के चाहते, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन यूआरएल में जाए, वो हमें पास आनी चाहिए सर्वर के अंदर।
ठीक है, तो उसके लिए होता है हमारा एक्शन पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम नेम, एक होता है वेरिएबल नेम फॉर्म्स के अंदर एचटीएमएल के अंदर, जो ये बताता है कि इसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सबमिट। ठीक है, अब जब इसका नेम सबमिट फॉर्म हो गया तो अब ये उस सबमिट फॉर्म को कॉल करेगा इसमें से जाके सर्वर डॉट पाई में से जाके। ठीक है, अब अगर इसमें सेव कर लेता हूँ और अब मैं अगर अपना जो सर्वर डॉट पी वाई में अंदर मेरा जो सबमिट फॉर्म करके है और ये सबमिटेड हो रहे जब रिटर्न कर रहा है, तो अब देख लेते हैं कि सबमिट बटन होने पे एक नया पेज खुलता है कि नहीं। कॉन्टैक्ट अस में गए, यहाँ पे हमने कुछ भी डाटा डाल दिया और सेंड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पे हमसे एरर क्या हो रहा था कि ये जो एक्शन है वो हमारा होना चाहिए सबमिट फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पे एक्शन को कॉल कर रहे हैं और एक्शन ही क्या करता है, हमारा यूआरएल को चेंज करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था गेट यूज़ करते हैं तो यूआरएल में चल जाता है, तो एक्शन हम यहाँ पे कर देंगे सबमिट फॉर्म कर देंगे हमारा एक्शन, जो कि होगा हमारा ऐसे। ठीक है, एक्शन हो गया हमारा सबमिट फॉर्म। यहाँ पे अभी हमें नेम की ज़रूरत नहीं है तो इसे हटा देते हैं, जब हमें ये ज़रूरत होगी तो मैं लाऊंगा। और मेथड, मेथड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मेथड का यूज़ करेंगे तभी हमारा ये क्या हो जाएगा, पोस्ट होगा। यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसे सेव कर लिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ वहाँ से, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाटा डालता हूँ और सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेंज क्या किया, मैंने जो ये स्ट्रिंग वाला जो था सबमिट फॉर्म को ऊपर ले आया, क्योंकि ये जो है कोई भी नेम को रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज की तरफ, जो भी हमारा नेम एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले हमें उस नेम को ऊपर लाना पड़ेगा जो हमें चाहिए, तो हमने इसे ऊपर ले आए ताकि ये फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो अब हमने ये किया, अब इसे हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल देता हूँ और मैंने अभी सेंड किया बटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेथड नॉट अलाउड, दिस मेथड इज़ नॉट अलाउड फॉर द रिक्वेस्टेड यूआरएल। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे एचटीएमएल के अंदर तो पोस्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एचटीएमएल में मेथड हमने पोस्ट कर दिया, पर यहाँ पे जो हमें कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म के अंदर जो मेथड है वो हमने पोस्ट यूज़ ही नहीं किया। तो जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन में हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेथड्स है। ठीक है, मेथड्स पोस्ट या गेट, तो ये हमें यूज़ करना था, तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमने ये मेथड यूज़ कर लिया, मेथड्स गेट और पोस्ट। अब अगर मैं इस फॉर्म को रीलोड करता हूँ यहाँ से, ठीक है, अब मैंने यहाँ से रीलोड किया, कंटिन्यू रीसबमिट द फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर्म सबमिटेड पूरे। ठीक है, तो मतलब हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ से इसे इंस्पेक्ट करता हूँ नेटवर्क्स के अंदर जाके, तो यहाँ पे अभी मेरा नेटवर्क क्लियर है। इसे रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, सबमिट फॉर्म करके आ गया, जिसके अंदर अगर हेडर्स के अंदर जाएँ तो हमारे पास ये कुछ डाटा है वो हम देख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे हम देख सकते होंगे कि जो यहाँ पे स्टेटस कोड है वो 200 ओके हुआ, और ये मेथड मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे क्या है, पोस्ट, हमने मतलब पोस्ट मेथड का यूज़ करके डाटा को पोस्ट किया है। उसके बाद इसके अंदर कुछ और भी होता है, जैसे कि कंटेंट टाइप इनकोडेड, क्योंकि हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं फ्लास्क सर्वर, इसलिए जो डाटा का कंटेंट है वो भी लॉक्ड है विद CSRF टोकन। टोकन मतलब कि ये टोकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाटा को सिक्योर रखने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ मेथड्स हुए जो हमें पता चल गए। अब इसके बाद हम इस डाटा को कैसे रिट्रीव करते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं। देख लिया था कि कैसे हम अपना जब ये मैसेज को सेंड करते हैं और एक हमारे पास नया पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से सेंड करके, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास नया पेज आ गया, फॉर्म सबमिटेड हो रहे, और उसके बाद अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे सोर्सेज के नेटवर्क्स के अंदर जाके और इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ आ जाते हैं जो क्या बताते हैं, स्टेटस हमारा 200 और 200, मतलब कि हमारा स्टेटस ओके है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 302 आइकन के लिए आ रहा है क्योंकि हमारा आइकन लिंक नहीं है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो मेन है वो हमारा ओके आ रहा है हेडर्स के लिए। सबमिट फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ फॉर्म ने डाटा भेजा है। इस डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल है, इसके अंदर हमारा एक्शन और मेथड हमारा स्पेसिफाई हो चुका है। अब इसके बाद हमें बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे जब हमारे जितने भी टैग्स जैसे टाइप ईमेल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें उसका नेम भी लिख देंगे, जो उसका नेम होगा जिस नाम से हम उसे रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, ईमेल ही रख लेते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे ही हम जितने भी हमारे टैग्स होंगे जिसमें हम फॉर्म से डाटा ले रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये जो हमारा मैसेज होगा वो हम इसे मैसेज नाम से स्टोर कर लें। ठीक है, तो अब हमने सबका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है।
अब जब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अपना जो मेरा ये वाला पेज है इसे मैं बैक करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ मेरे पास डाटा आ रहा है। अब इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे कुछ अपना डाटा भर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटा भर दिया और कुछ भी भरा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंड कर दिया। तो अब फॉर्म सबमिटेड हो रहे, और सबमिट हुई फॉर्म पे मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पे जब हम इसके हेडर्स में नीचे तक जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म डाटा करके आ रहा है, क्योंकि हमने जो उसके साथ नेम स्पेसिफाई कर दिया। तो नेम स्पेसिफाई कर दिया तो ये हमारे पास फॉर्म डाटा आया कि ईमेल ये है, सब्जेक्ट ये है और मैसेज ये है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, फॉर्म से हमने डाटा को रिट्रीव कर लिया। पर ये अभी का किसके अंदर है, नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, तो हमने इससे तो नेटवर्क के अंदर से डाटा को रिट्रीव करना सीख लिया है। अब इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो इसमें रिट्रीव करने का मेथड बताया हुआ है कि हमें रिक्वेस्ट डॉट मेथड से देखना है कि वो पोस्ट मेथड है कि कौन सा मेथड है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये पोस्ट मेथड है और इसके अकॉर्डिंग हम अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कुछ मेथड होते हैं, तो वो हम अभी देखते हैं कि कैसे उसको समझाता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्वर डॉट पाई में आ जाएंगे, सबमिट के अंदर हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हम इंपोर्ट कर चुके थे और हमने ये चेक किया कि जो हमारा रिक्वेस्ट का मेथड है क्या वो हमारा गेट है या पोस्ट है। ठीक है, अगर वो हमारा गेट है तब तो हम वो यूआरएल के अंदर चले जाएगा। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं और वहाँ पे हमने मेथड क्या स्पेसिफाई किया था, पोस्ट। ये रहा हमारा मेथड। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट मेथड को रिट्रीव करेंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज़ पोस्ट। ठीक है, देन हम उसे रिट्रीव करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। उसके अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म से हमने रिक्वेस्ट किया और उसे कन्वर्ट कर लिया डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, ऐसे हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और उसके बाद हम कर लेते हैं, एक बार प्रिंट कर लेते हैं डाटा को कि हमारा वो कंसोल में प्रिंट होता है कि नहीं होता। और अगर ये हमारा सब कुछ हो रहा है तब उसके बाद फिर क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। और अगर ये नहीं होगा, मतलब कि एल्स कंडीशन के साथ हम लिख देंगे, रिटर्न कर देंगे बेसिकली कि समथिंग एरर, फॉर्म नॉट सबमिटेड, और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब जब मैं इसमें क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ और मैं इसके अंदर गया, अपने फॉर्म के अंदर बैक किया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बेसिकली देख तो चुके ही हैं। अब उसके बाद फिर समझने के लिए हो गया है। अब इसका मैं क्या करता हूँ, फिर से सेंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंग एक इक्वल टू यूज़ किया है। जबकि क्या होता है, जब हम रिक्वेस्ट डॉट मेथड को चेक करें तो डबल इक्वलिटी को यूज़ होगा। तो अब हमारा हो गया है, हमने रीलोड किया। अब जब हमने वो कर लिया, इसके बाद हम फॉर्म को रीसबमिट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये डाटा हो गया मेरे पास। अब मैंने इसे सेंड किया तो अब क्या हो गया, मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट किया था मैंने उसे, तो यहाँ पे गिट बैश के अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि गिट बैश की एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम पहले से ब्रेक करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डाटा। तो ये डाटा हमने रिट्रीव कर लिया है, तो इस वजह से अब हम डाटा जब रिट्रीव कर पा रहे हैं तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से हम सर्वर को अपना रन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे सोर्सेज नेटवर्क के अंदर आके और इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म के साथ तो हमारा सब कुछ ओके है। ठीक है, तो ये सब हमारा डाटा भी यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब हमारे ये फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। एक और चीज़ कि फेविकॉन के साथ 302 एरर आ रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब इसको लिए हम क्या करेंगे, एक HTML फाइल बना लेते हैं। जैसे कि हम बना लेंगे यहाँ पे थैंक यू डॉट एच टी एम एल की, फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो हम कहेंगे थैंक यू, उसके बाद फिर हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं थैंक यू डॉट एच टी एम एल। इसके अंदर बेसिकली हमारा जो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल होगा वैसा ही हम सेम फाइल रखेंगे। तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद फिर थैंक यू डॉट एच टी एम एल में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पेस्ट हो चुका है पूरा अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्म टैग था इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ से हमने फॉर्म को क्लोज़ किया, तो ये जो फॉर्म है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें इस फॉर्म की नीड नहीं है। और यहाँ पे हम एक H1 टैग लगा के हम इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थैंक यू डॉट एच टी एम एल भी रेडी हो चुका है। अब हमें बस इसको सर्वर से लिंक करना है। तो सर्वर से लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्म सबमिटेड हुए की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेंडर टेम्पलेट। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना नेम दे देंगे उसको, जो हमारा नेम है। ठीक है, और हमने इसे सेव कर लिया। अब अगर मैं दोबारा से फॉर्म को यहाँ पे देखता हूँ, बैक जाते हैं और यहाँ से दोबारा से मैंने सेंड बटन पे दबाया, फॉर्म सबमिटेड, वी विल गेट इन टच टू यू शॉर्टली।
ये थोड़ा बड़ा है तो इसे हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए h3 टैग का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से गए हम थैंक यू डॉट एच टी एम एल में, इसको हमने कर लिया h3। ऐसे ही थोड़ा छोटा लगेगा इस वजह से। सेव किया, अब यहाँ पे आए, वी स्टार्ट किया, कंटिन्यू, फॉर्म सबमिटेड, वी विल गेट इन टच टू यू शॉर्टली। ठीक है, तो अब हमारे ये जो कॉन्टैक्ट मी वाला जो भी है वो भी अब अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से हमें। तो अभी तक हमने देखा था कि डाटा के अंदर हमारा जो फॉर्म का डाटा है वो अपना आ रहा है, ठीक है, और उसे हमने प्रिंट करते हुए भी देख लिया था। अब इस डाटा को मुझे कहीं स्टोर करना होगा क्योंकि मैं प्रिंट तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बेसिकली फंक्शन। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, राइट डाटा करके, ठीक है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट लेगा अपना डाटा को, और उसके बाद फिर उस डाटा में से रिट्रीव करेगा। तो ईमेल था उस डाटा के अंदर, तो ईमेल क्या हो जाएगा हमारा डाटा। डाटा एक डिक्शनरी है बेसिकली, क्योंकि वो टू डिक्ट है तो इस वजह से डिक्शनरी हुआ, और हमने वहाँ से ईमेल को रिट्रीव कर लिया। और ऐसे ही हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को भी रिट्रीव कर लिया, और ऐसे ही हमने यहाँ पे मैसेज को भी रिट्रीव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को रिट्रीव कर लिया है। और उसके बाद फिर हमें इसे कैसे ओपन करना है, राइट करना है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब इसके बाद हमें क्या कॉल करना होगा, राइट डाटा फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा जब हम डाटा को एक्सेस कर लेंगे। तो अब प्रिंट डाटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट डाटा करके, जो फंक्शन है उसके अंदर हम डाटा पास कर देंगे और वो हमारा राइट कर देगा। ठीक है, तो अब इसको राइट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा विद ओपन। यहाँ पे एक हम नई फाइल बना लेते हैं, राइट डॉट टी एक्स, मतलब कि डेटाबेस एक्स टी करके एक फाइल बना लेते हैं और उसे हम अपेंड मोड में रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे उसमें लिख देंगे, और उसके बाद हम एफ के अंदर राइट करेंगे। राइट हमें क्या करना होगा बेसिकली, यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल, उसके बाद कॉमा लगा के मैं सब्जेक्ट, और डॉट फॉर्मेट की मदद से हम क्या कर देंगे, इन सबको राइट कर देंगे, जो भी हमारा ईमेल था, सब्जेक्ट था और मैसेज था। ठीक है, तो इन तीनों को हमने रिट्रीव किया और इसके अंदर राइट कर दिया, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, उसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है अच्छे से। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ, ये हमारा फंक्शन भी सेव हो चुका है। और उसके बाद फिर हम एज के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से यही डाटा के साथ हम इस फॉर्म को दोबारा सेंड करते हैं और सबमिट कर देते हैं। सेंड किया तो फॉर्म सबमिटेड, वी विल गेट इन टच यू शॉर्टली। उसके बाद हम वी एस कोड के अंदर आए, और उसके बाद हमने देखा कि हमारी जहाँ पे सर्वर डॉट पाई फाइल थी, यहाँ पे एक डाटा बेस डॉट टी एक्स टी करके एक फाइल बन चुकी है जिसके अंदर ईमेल आ रहा है और ये सब आ रहा है। तो हमने राइट करना भी सीख लिया है। तो ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं। पर अब ये टी एक्स टी है तो इसे रिट्रीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी एस वी का यूज़। एक और बात आप लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे डाटाबेस क्यों नहीं यूज़ कर रहा, तो इसके अंदर हमें डाटाबेस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ईमेल है, सब्जेक्ट और मैसेज है, तीन ही चीज़ें हैं। इसके लिए ना तो हमें कोई रिलेशन बनाना है, ना कोई और चीज़ की ज़रूरत है, तो डाटाबेस को यूज़ करना क्यों। इस वजह से हम सी एस वी का यूज़ करेंगे, रिट्रीव भी सी एस वी से जल्दी हो जाएगा, तो इसमें डाटाबेस को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे डाटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि एसक्यूएलआईटी ये सब होते हैं, तो उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इधर। यहाँ पे सी एस वी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, अभी हम टेक्स्ट फाइल का यूज़ नहीं कर रहे, तो इसे हम डिलीट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नया फंक्शन बना लेंगे, सी एस वी। ठीक है, रिट्रीव तो हमें यही सब चीज़ करनी है तीनों, तो हम ये रहने देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे है, इसको भी हम कर लेते हैं सी एस वी। ठीक है, तो ये हमने फिर फंक्शन चेंज कर लिया है। इसके बाद आपको सी एस वी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे मैं पाइथन सी एस वी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो पाइथन सी एस वी का डॉक्यूमेंटेशन है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सी एस वी को बिल्ट इन लाइब्रेरी से। उसके बाद फिर सी एस वी फाइल को राइट करने के लिए हमें एक राइटर आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है, तब इसकी ज़रूरत होगी हमें। और यहाँ पे राइट करने के लिए ये ऐसा कुछ चाहिए, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम अपने इस फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। तो अब इस डाटाबेस इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर लिया। फाइल का नेम हम दे देते हैं डाटाबेस डॉट सी एस वी। इन अपेंड मोड हम ओपन करेंगे। न्यू लाइन हमने यहाँ पे रखी नहीं है अभी। ये तो हमने यहाँ पे सी एस वी फाइल को ओपन कर लिया है, सी एस वी फाइल। उसके बाद हमने सी एस वी डॉट राइटर का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे अपना एक राइटर बना लिया है, डाटाबेस राइटर। और उसकी मदद से हमने उस फाइल को अब देखेंगे कि कैसे हम राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सी एस वी कोई नहीं इम्पोर्ट किया है, तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट भी कर लेते हैं सी एस वी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसे सेव कर लेते हैं, सी एस वी भी हमारा इम्पोर्ट हो चुका है।
तो ये हमारा बेसिक फंक्शन बन गया राइटर का। अब इसके बाद डेटाबेस राइटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भी हमारा हो चुका है कंप्लीट, हमने ओपन कर लिया है। अब इसके बाद हमें जब राइट करना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो जब हम इसे राइट करना होगा तो हम यहाँ पे डेटाबेस राइटर का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर राइट मेथड से राइट रो करके होता है एक मेथड। राइट रो एक बेसिकली लिस्ट लेता है, तो लिस्ट के अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, हमारा जो ईमेल होगा और उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा और उसके बाद फिर मैसेज होगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, राइट रो करके हम इसके अंदर सेव कर लेते हैं। और ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है CSV में राइट करने के लिए। और उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा और ये राइट हो जाएगी फाइल हमारी। तो इसको अब हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने इस पे डालते हैं टर्मिनल पे, और इसके बाद फिर बैक किया, रीसबमिट किया, सेंड किया। ठीक है, सेंड भी हो चुका है, मतलब हमारा फॉर्म सबमिटेड, वी विल गेट इन टच टू यू शॉर्टली। और जब हम ये वी विल गेट इन टच टू यू शॉर्टली आया, तो उसके बाद यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ मेरी फाइल के अंदर, तो ये रही मेरी डाटाबेस डॉट CSV करके, तो इसके अंदर मेरे पास ये फाइल आ गई है। तो अब मैंने उस डाटाबेस को डिलीट कर दिया। उससे पहले सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हेडिंग डाल देते हैं। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी ईमेल, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट और उसके बाद फिर मैसेज। ये हेडिंग इसलिए काम आएगी क्योंकि अगर हमारा हेडिंग नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी रो किसके लिए। तो ये हमने सेव कर लिया। इसके बाद हम अगली लाइन में चले जाते हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिलीमीटर के अंदर हमारा स्पेस था पर मैंने इसे हटा के क्या कर दिया, कॉमा कर दिया, क्योंकि कॉमा से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और वो रो अलग अलग दिखेगी एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, अब हमने इसे सेव कर लिया है और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम अब हमारा कंप्लीट हो चुका है डाटा लेने के लिए। अब इसके बाद फिर इसके अंदर गए और उसके बाद हम बैक हुए और उसके बाद फिर यहाँ पे हम कुछ अच्छा सा डालते हैं, मैसेज हो जाएगा हमें। ठीक है, अब हमने इसे सेव किया, मतलब यहाँ पे अब हमने इसे सेंड किया, सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने डाटाबेस के अंदर आए, यहाँ पे हमारा डाटा भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम करके अपना डाटा भी सेव कर सकते हैं। अगर मैं इसे 2-3 बार फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ, बैक किया, सबमिट किया, बैक किया, सबमिट किया, तो मेरे पास क्या होगा, अब डाटा 4-5 आ चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं इस डाटा को अपनी किस में ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन किया मैंने और यहाँ पे मैंने कोड कर दिया। कोड नहीं करते, हम यहाँ पे स्टार्ट लिखते हैं और कौन सी फाइल थी हमारी, वो डाटाबेस डॉट CSV। ठीक है, ये हमने यूज़ किया और उसके बाद हम इसे रन करते हैं तो ये हमारी एक्सेल में उस फाइल को खोल देगा। तो जब हमने एक्सेल में आए तो ये हमारी फाइल हो चुकी है जो हमें एक्सेल में अच्छे से दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे हम फाइल को स्टोर कर सकते हैं अपना रिट्रीव करने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने डाटा भी अपना ले लिया, कॉन्टैक्ट भी हो सका। तो ये हमारा बेसिक जो है तो हमारा ये जो बेसिक है फ्लास्क का, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने पूरा एक अच्छा सा वेब पेज बना रखा है जो आप देख सकते हो। इसके अंदर अच्छा सा वेब पेज है। होम के अंदर मैंने अपना कोड ब्रेकर्स का आइकन डाल दिया था, तो वो थोड़ा वीडियो में नहीं होगा। उसके बाद वर्क्स हो गए, फिर अबाउट मी हो गया, और सब अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से वर्क कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे कि अब ये हो गया हमारा, और हमारा एक URL था सबमिट फॉर्म। ठीक है, और इसमें मैं डायरेक्ट गया तो फॉर्म नॉट सबमिटेड लिख के आ रहा है। ठीक है, तो पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ऐसे लिख के आए फॉर्म नॉट सबमिटेड। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, ट्राई एक्सेप्ट एरर का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग करेंगे यहाँ पे हम। तो ये हमारा फोल्डर हो गया, मतलब ये सबमिट फंक्शन हो गया। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ये। ठीक है, और हमने जब इसे ट्राई किया तो इसके लिए हम ट्राई एक्सेप्ट एरर का यूज़ करेंगे। तो जब अगर मेथड हमारा पोस्ट है तब तो हम यही ट्राई करेंगे कि ये हमारा मैसेज चले जाए, पोस्ट होगा। और अगर मेथड हमारा गेट है, ठीक है, तो गेट है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एल्स स्टेटमेंट है, वो हमारा रिटर्न कर देगा फॉर्म नॉट सबमिटेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्म नॉट सबमिटेड के लिए। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट के अंदर लिख देंगे, मतलब कि हमने ट्राई किया रेंडर टेम्पलेट और राइट करने का डाटा को, पर अगर हमारा राइट डाटा नहीं हो पा रहा, तो किसी भी मतलब कोई भी सिचुएशन हो गई, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिटर्न कर देंगे सेव डाटा टू डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमने कुछ एरर दे दिया कि हाँ ये डिड नॉट डेट सेव डाटा टू डेटाबेस हो गया। पर अब क्या हो रहा है कि अब मैंने जैसे किया,
यहाँ पे सबमिट फॉर्म को रीलोड किया तो ये फॉर्म नॉट सबमिट आ रहा है, वो पेज गायब हो गया मेरा। तो उस पेज को भी लाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो जो हम मैंने बताया था कि डबल कर्ली ब्रेसेस वेरिएबल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो उसका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये थैंक यू डॉट जो HTML है, इसके अंदर ये जो H3 टैग है, इसके अंदर से हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पे हम डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा मैसेज है। ठीक है, मैसेज कुछ भी हो सकता है, इसे हमने सेव कर लिया। अब जब मैसेज हमारा ही कुछ भी होगा तो वो हम देखेंगे क्या हो सकता है। फिर सर्वर डॉट पाई में आए और उसके बाद जब रेंडर टेम्पलेट कर रहे हैं तो इसके साथ हमें वो मैसेज देना पड़ेगा। ठीक है, और वो मैसेज क्या होगा हमारा, वो हम अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे ये फॉर्म नॉट सबमिटेड करके हमने मैसेज बना लिया। ठीक है, तो ऐसे हम करके मैसेज पास करेंगे, फॉर्म नॉट सबमिटेड ऐसे आज के हमारा आ जाएगा। तो ऐसे ही सेम चीज़ हमें बाकियों के साथ भी करना है, तो ये हमने कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेंडर टेम्पलेट कर लिया है हर एक मैसेज के साथ कि कोई मैसेज अगर सेव नहीं हुआ होगा डाटाबेस के अंदर या फिर फॉर्म नॉट सबमिटेड होगा तो उसके लिए हमने ये मैसेज यूज़ कर लिया है। अगर अब मैं इसे सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ, इसे रीस्टार्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टाइप एरर। टाइप एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर गए, हमने मैसेज तो दिया पर उसके साथ हमें वो भी देना पड़ेगा जो उसका वैल्यू है। ठीक है, तो क्योंकि हम वेरिएबल दे रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल के साथ हमें जो वैल्यू चाहिए वो नहीं दे रहे, तो अब वो भी हमने दे दिया। तो अब इसे अगर हम सेव करते हैं और इसे रन करते हैं रीस्टार्ट, तो ये हमारा आ गया है और ये क्या आ रहा है, फॉर्म नॉट सबमिटेड करके आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रन अच्छे से हो रहा है। ऐसे ही अगर ये फॉर्म नॉट सबमिटेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ किया था। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पे गया, मैंने कुछ भी डाटा लिख दिया और ये कुछ भी डाटा किया और तब सेंड किया, तब भी ये मेरा ये आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम करके ये अपना बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि अब हम इसे होस्ट करेंगे। तो होस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से डाटा को लेना है। तो डाटा को लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से पैकेज इसमें इंस्टॉल हैं, क्योंकि जब हम सर्वर बनाएंगे तो उसे भी बताना होगा कि ये पैकेज हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पिप फ्रीज़। फ्रीज़ एक कमांड होता है, जितने भी हमारे मॉड्यूल्स यूज़ हुए हैं उसको एक हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, तो वो हमारा प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, उसे हम ले लेंगे। ये होता है हमारा आउटस्ट्रीम ऑपरेटर। ठीक है, तो उसके बाद हमने उसे आउटस्ट्रीम कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद हम इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी ये रन हो रहा है। ठीक है, तो और ये रन हो चुका है। अब यहाँ पे एक हमारे पास एक नई फाइल आ गई होगी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी, और इसे अगर हम ओपन करके देखते हैं तो ये हमारी कुछ चीज़ें हुई जो हमें चाहिए, क्लिक फ्लास्क इट्स डेंजरस जिंजा 2 और मार्कअप से वर्क स्विफ्ट। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें चाहिए। तो अब इसको जब हमें होस्ट करना है तो एक साइट होती है हमारी pythonanywhere.com, और यहाँ पे ये कुछ ऐसी साइट है जो हमारे पाइथन को कोड को होस्ट करके रखेगी इन द क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हमारे पास है नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमने क्रिएट अ बिगनर अकाउंट, उसके बाद यूज़र नेम हम रख लेते हैं कुछ भी। ठीक है, पासवर्ड रख लेते हैं, एग्री हैं हम और रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप रजिस्टर कर चुके हो। यूज़र नेम हमारा ले रखा है तो इसके लिए हम कोड ब्रेकर्स ही यूज़ कर लेते हैं और फिर से रजिस्टर किया। ये हमारे लिए क्लाउड में बना रहा है जगह, तो ये हमारा बन चुका है। ठीक है, तो वेलकम टू पाइथन एनीवेयर। तो दिस टूर विल गिव यू, तो हम टूर भी लेते चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा कंसोल हो गया जिसके अंदर हमारे पाइथन और बैश के कुछ ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमारी फाइल्स हो गई जिसमें हम अपनी फाइल्स ऐड करेंगे। उसके बाद फिर ये हमारे वेब ऐप्स हो गए। उसके बाद फिर हमने कर लिया नेक्स्ट, और नोटबुक्स हो गई। ये सब अभी हम देखेंगे। नोटबुक्स होस्ट नहीं करनी पर हमें यहाँ पे, इस वजह से हम वो तो देख नहीं सकते। फाइल्स और उसके बाद फिर नेक्स्ट, ये सब हो गया है। तो एंड टूर कर देते हैं, हो गया। फिर CPU यूज है कि हमें कुछ इतना कम यूजेज होना चाहिए CPU का, और फाइल स्टोरेज होनी चाहिए 512 MB। तो यहाँ पे मैं अभी कोई डोमेन खरीद के होस्ट वोस्ट नहीं कर रहा, तो इस तरह से ये हम ट्रायल के लिए मैं इस python anywhere.com में होस्ट करूँगा फ्री में।
और उसके बाद उसके डॉट करके उसमें डोमेन नेम pythonanywhere.com होगा, पर कोड ब्रेकर्स भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैश होगा, जैसे हम अपने वहाँ पे टर्मिनल में करते हैं वैसे ही यहाँ पे बैश होता है। ठीक है, तो ये जब तक सॉल्व इन्वायरमेंट कर रहा है तो यहाँ पे हम अपने गिटहब पे आ जाते हैं। हमने न्यू रिपॉजिटरी बना ली है, इसे कर देते हैं पोर्टफोलियो। और इसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन ये सब हमें कुछ अभी डालना नहीं है, रीडमी से भी नहीं करना। क्रिएट रिपॉजिटरी किया हमने, पब्लिक रिपॉजिटरी है। इसके बाद हमने इसे क्लोन कर लिया, कॉपी किया, गिट बैश ओपन किया, इसे अब हमने ब्रेक कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गिट क्लोन और लिंक जो है हमारी। ठीक है, तो अब ये क्लोन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये क्लोन हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो करके आ चुकी है। इसके अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स थी, स्टैटिक, टेम्पलेट्स, वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये जितना भी है हम इसमें भेज देंगे। और डाटाबेस डॉट टी एक्स टी नहीं चाहिए, डाटाबेस डॉट सी एस पी ले लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी भेज देते हैं। सर्वर डॉट पाइथन इंपॉर्टेंट है, ये भी भेज दिया। पाई कैशे भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंपाइल्ड कोड होता है पाइथन का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं फोल्डर्स के अंदर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर जाएंगे पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, गिट ऐड कर देंगे सारी फाइल्स को। उसके बाद फिर गिट, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि फाइल्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, गिट पुश कर देंगे। गिट पुश नहीं, पहले हमें गिट कमिट करना पड़ेगा क्योंकि कमिट करें तो उसके बाद मैसेज हो जाएगा हमारा एडिंग फाइल्स। तो ये कमिट हो चुका है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, गिट पुश का। तो अब ये पुश भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पुश हो चुका है अच्छे से। अब इसके बाद हम एच के अंदर जाते हैं और अगर मैं इस रिपॉजिटरी को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारी फाइल्स आ गई हैं जो भी मुझे रिक्वायर्ड थी। इसके बाद यहाँ पे जो ये हमारा बैश है, इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, उसी जो रिपॉजिटरी है उसी को हम क्लोन कर लेंगे। तो गिट क्लोन, और उसके बाद फिर स्पेस देके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जब हमने इसे रन किया तो अब ये क्या कर लेगा, हमारा क्लोन कर लेगा। क्लोन में टाइम लग रहा है, डाटा पड़ा है, सारी वर्चुअल एनवायरनमेंट ये सब कुछ आ रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, सेटिंग अप फ्लास्क के अंदर जाते हैं। ये जो हमारी हेल्प की पाइथन एनीवेयर पे बन रखा है, इसके अंदर गए, हमने देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेक वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो हमें पाइथन का एनवायरनमेंट चाहिए होगा। और उसके बाद फिर पिप इंस्टॉल फ्लास्क का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अब हम वेब के अंदर गए, तो यहाँ पे हम अभी तक हमारे पास कोई वेब ऐप नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड अ न्यू वेब ऐप और वेब ऐप्स डोमेन नेम। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पाइथन का वेब फ्रेमवर्क पूछ रहा है यहाँ से। तो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेंगे, ना कि फ्लास्क को। ठीक है, तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आए और उसके बाद फिर हमने क्या किया, पाइथन 3.6 को यूज़ किया और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट किया। तो हमारे पास वेब ऐप बन के आ जाएगा। टाइम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे अब ये आ गया, ये सब चीज़ें, एंटर द पाथ ऑफ योर वेब सोर्स कोड। तो यहाँ पे इसका हम पाथ डालेंगे। तो पाथ क्या होगा हमारा, होम कोड ब्रेकर्स तो है ही, के अंदर पोर्टफोलियो, जो कि हमारा हमने जो अभी क्लोन किया था वो उसका नाम था पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। गो टू डायरेक्टरी भी कर लेते हैं एक बार। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे ये सोर्स कोड भी हमने दे दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो हेल्प थी हमारे लिए, मेक वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करना पड़ेगा हमें। जो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, बैश के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे इसे, लिस्ट देखते हैं। तो रीडमी डॉट टी एक्स टी और पोर्टफोलियो है हमारे पास। यहाँ पे जब हम इसे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमने इसे अब रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बन रहा है, टाइम लग रहा है थोड़ा। तब तक उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब वर्चुअल एनवायरनमेंट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, पिप इंस्टॉल फ्लास्क का यूज़ करना है, जिससे कि हमारा फ्लास्क भी वहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे अब हम आते हैं, ये एक हमारा काम चल ही रहा है। यहाँ पे अब हमारा पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फ्लास्क को इंस्टॉल करना होगा, तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क यूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ से फ्लास्क इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हम इसे क्लियर कर लेते हैं कंसोल को और देखते हैं।
ठीक है। तो अब इसके बाद मैं अगर इसके अंदर लिस्ट करता हूँ फाइल्स को, तो मेरे पास है readme डॉट टी और पोर्टफोलियो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये दोनों होने के बाद क्या कहता है, वर्क ऑन माई वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज़ करना है हमें। तो अब हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया वर्क ऑन माई वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वर्क ऑन माई वर्चुअल इन्वायरमेंट आ गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी मैंने बनाई थी वहाँ से पिप फ्रीज मेथड से, इसका यूज़ करेंगे और रिक्वायरमेंट्स डॉट टी को हम देख लेंगे कि सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर से हम बैश में आए और उसके बाद ये हमारे फोल्डर के अंदर तो है नहीं रिक्वायरमेंट डॉट टी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी डी पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स डॉट टी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि हमने फ्लास्क को इंस्टॉल किया तो सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस वजह से हमारा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई आ रहा है। तो अभी तक हमने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ये सब तो हो ही जाएगा। ये सब वेब टैब के अंदर हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाथ देना है। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाथ देना है, तो ये है हमारी वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और जब हम यहाँ पे वेब ऐप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एंटर पार्ट टू वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट को डाल देंगे और ये हमारा होम कोड ब्रेकर्स, तो ये आ गया हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाथ भी दे दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मैं अपने साइट पे आता हूँ, मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ इसे। ठीक है, और उसके बाद फिर अब मैं इसको ओपन करता हूँ, कोड ब्रेकर्स डॉट पाइथन एनीवेयर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट वेब पेज है इसका। तो हमारी जो साइट है वो नहीं हमारी आ रही, तो इसको रन करने के लिए हम फिर से जाते हैं इसी पे और उसके बाद देखते हैं कि हमें WSGI फाइल को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एडिट करने के लिए हमें ये लाना है, तो ये लाना है, तो इसके लिए हम पहले उस फाइल पे जाएंगे। तो उस फाइल को लाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे रेडी हमारी WSGI कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये सारे कमेंट आउट फील्ड्स हैं। ये हमारे क्या हो गए, बेसिकली ये बता रहा है कि ये सारा हमारा टेम्पलेट्स हुआ जो हमें बताएगा कि कैसे हमारा वो फ्लास्क ऐप रन करेगा। तो इसको रन करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, इन सबको हटा देते हैं। फ्लास्क ऐप के लिए हमें देखना है, तो फ्लास्क ऐप ये रहा हमारा, ये हमारा फ्लास्क ऐप का काम रहा। इससे पहले की लाइन हम सारी डिलीट कर देते हैं, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हमने इसे किया कमेंट आउट, ये जितना भी है ज़ैंगो वाला काम हमें नहीं चाहिए, तो ज़ैंगो को भी हटा देते हैं क्योंकि हमने ज़ैंगो को इंस्टॉल नहीं किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे होम कोड ब्रेकर्स और उसका फिर पार्ट टू माई ऐप का है। तो मेरा पाथ क्या है ऐप तक का, तो वो है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट पोर्टफोलियो, कोड ब्रेकर्स और फ्रॉम पोर्टफोलियो। ठीक है, इंपोर्ट ऐप, तो पाथ हमारा हो जाएगा यहाँ तक पोर्टफोलियो। यहाँ पे हमें फ्रॉम पोर्टफोलियो का यूज़ नहीं करना होगा क्योंकि फ्रॉम पोर्टफोलियो तो वही हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे करेंगे सर्वर डॉट पाई जो है, उसके अंदर से हमें क्या चाहिए, हमारा जो ऐप है, इंपोर्ट ऐप करेंगे और उसका ऐप हमारा इसके अंदर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ऐप का नेम होता है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एज एप्लीकेशन हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसे सेव। और अगर हमने इसे सेव कर लिया, अब हम अपने वेब ऐप पे जाते हैं। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसे अभी रीलोड किया। अब ये मेरा रीलोड हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो मेरा ये साइट अच्छे से वर्क कर रहा है। ये आ गया codebreakers.python.anywhere.com पे, ये मेरा होस्ट हो रहा है। कौन, अब मैं इसके अंदर वर्क करके देखता हूँ, वर्क्स में भी आ रहा है, अबाउट मी भी आ रहा है, फिर कॉन्टैक्ट्स भी आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से वर्क हो रहा है। कॉन्टैक्ट्स के अंदर मैं अगर ईमेल के साथ करता हूँ, ठीक है, और सब्जेक्ट मैंने कुछ भी डाल दिया, उसके बाद मैसेज भी मैंने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो सेंड किया तो फॉर्म सबमिटेड, वी विल गेट इन टच टू यू शॉर्टली। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अगर मुझे ये चेक करना होगा कि वो मेरा आ चुका है कि नहीं आ चुका, तो यहाँ से हम जाएंगे इसके अंदर, फाइल्स के अंदर जो मेरा ये database डॉट CSV है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसे ओपन किया तो ये हमारी फाइल आ चुकी है, मतलब कि हमारा डेटाबेस स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने पूरा देख लिया है। सोर्स कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद सब कुछ, मतलब जितना भी लिंक्स हमने यूज़ किया अभी तक, जितना भी टेम्पलेट है ये भी मिल जाएगा आपको, जो ओरिजिनल टेम्पलेट था, तो आप स्टार्टिंग से बना सकते हो।